थैंक यू, धन्यवाद सिमरन। मेरा कैन यू हियर मी? लाउड एंड क्लियर। ओके। नमस्ते साथियों। अभी क्या इस प्रेजेंटेशन में अभी मैं पहले कुछ चार चीज के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले इसके ऊपर बात करने वाला हूँ जो पिटिशन का जो डॉक्यूमेंट्स है, जो प्रोसेस है, प्रोसीजर जिस तरीके से किया गया था उसमें क्या कमी थी और उसको किस तरह से सुधार करने का जरूरत थी, इसके बारे में पहले बात करूंगा। इसके बाद मैं डिस्कॉम का जो परफॉर्मेंस है और किस प्रकार का इश्यू है जिस वजह से एआरआर के ऊपर असर पड़ेगा, और टैरिफ से जुड़े हुए कुछ चीज के बारे में, और कंज्यूमर की के बारे में जो जुड़े हुए इश्यू के बारे में बात। इसके बाद मैं आता हूँ उसका टैरिफ ऑर्डर के बारे में जो कमीशन ने अभी निकाला, जो काफी लोग ने पढ़ चुके हैं, जिससे राजस्थान के कंज्यूमर्स को जो बिल बनता है। तो उसके बाद फिर एंड करेंगे आगे विचार के ऊपर डिस्कस करें। सबसे पहले सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ वो जो पिटीशन के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आ, जो हमारे साथ जुड़े हुए जिन्होंने पिटीशन के डॉक्यूमेंट्स देख चुके हैं, और इनके ऊपर हमारे साथ काफ़ी लोग ने, जैसे सीडब्ल्यू से ही काफ़ी अलग अलग शहरों सिटी से भी जो राजस्थान के केस में पिटीशन में सबमिशन करते हैं, उन सबको अच्छी तरह से जानते हैं कि पिटीशन के डॉक्यूमेंट्स से का हालत किस तरह से है। हम कई बार कमीशन को भी निवेदन किया था, और साथ में डिस्कॉम को भी निवेदन किया था। जो डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है जिसको हमें एनालाइज करके सबमिशन देना होता है, समझना पड़ता है, उसको अच्छा क्वालिटी डॉक्यूमेंट दिया जाए जिससे पढ़ने का पढ़ पाए। लेकिन जैसे आप देख सकते हो, ये डॉक्यूमेंट्स का कॉपीज देख रहे हो, एक कई बार बोलने के बाद भी, कमीशन का मल्टीपल ऑर्डर्स के बाद भी, ये जो कॉपीज है वो फोटो, ये जो डिस्कॉम या जो कंसल्टेंट होता है जानबूझ के उसको प्रिंट निकाल के और पेपर में, और उसको स्कैन करके फिर अपलोड करते हैं, जिससे ना हम उसको समझ पाते हैं, ना एनालाइज कर पाते हैं अच्छे से डिटेल्स को, कहाँ किस तरह का खर्चा हो रहा है। इसके बाद मैं बात करता हूँ जो मेथोडोलॉजी। इससे पहले मैं मणिदीप, हाँ जी। सॉरी मैं एक से इसमें ये समझना जरूरी है कि हमारा जो टैरिफ ऑर्डर निकलता है उसमें हजारों करोड़ के खर्चे पर चिंता होती है। और हमारा जो रेगुलेटरी प्रोसेस है वो एक लोकतांत्रिकरण का प्रोसेस है। और ये जो डिस्कॉम का हर साल डॉक्यूमेंट्स का इस स्थिति में पब्लिक डोमेन में अपडेट करने का जो प्रैक्टिस है, ये उस लोकतांत्रिक पार्टिसिपेशन का काफी हानिकारक है। और कंज्यूमर्स को और सोशल सेक्टर में काम करने वाले व्यक्तियों को इसमें एंगेज करने में को निषेध करता है, रोकता है। अ, फिर मैं ये इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ ये जो मेथोडोलॉजी के। इससे पहले ये बताना चाहता हूँ, इस पूरा प्रेजेंटेशन में हम कुछ कई टेक्निकल चीज जो है, जैसे फोरकास्टिंग के बारे में और अलग अलग टेक्निकल चीज जो है, टेक्निकल नेचर में जो इश्यूज है, मुद्दे हैं, उसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। जो हम मेन मुद्दे हैं जो कई आम लोग भी समझ पाएंगे, उसके बारे में मैं पहले बात करना चाहता हूँ। इसी रिगार्डिंग में कुछ चीज़ है जो पिटीशन में हमने देख भी लिया और सबमिशन भी किया था। सबसे पहले ये जो सेल्स एस्टिमेशन जो है डिस्कॉम जो करती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है पूरा एआरआर के लिए। ये डिस्कॉम निकालता है कि पूरा अगले साल में कितना सेल किस कंज्यूमर कैटेगरी को भेजने वाला है। लेकिन कई साल से हम ये देख के आ रहे हैं कि हर साल इनका जो सेल्स एस्टिमेशन होता है वो काफी इनकरेक्ट होता है और इनके इनएक्यूरेट होता है। उसका कई रीजन है, लेकिन उसकी वजह किस पे पड़ता है? सबसे पहले जो ये लोग जब डिस्कॉम एआरआर पिटीशन में एस्टिमेट करता है, ये बताता है कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू उनको इंडस्ट्री से मिलेगा, और ज्यादा सेल वो इन इंडस्ट्रीज को करेंगे, और कम सेल डोमेस्टिक सेक्टर में करने वाले हैं। लेकिन जब ट्रू अप की बात आती है, तब डेटा देखोगे पूरा साल का, पिछले 10 साल का हमने डेटा एनालाइज किया। ये आता है कि जितना ये लोग एस्टिमेट करते हैं डोमेस्टिक से, उससे कहीं ज्यादा तो डोमेस्टिक को सेल करता है, और बहुत कुछ इससे कम एनर्जी इंडस्ट्रीज के केस में जाता है। इसकी वजह पड़ता है इनको डिस्कॉम को जो रेवेन्यू जितना ये प्रोजेक्ट करता है रियलाइज होने वाला है, वो आता है नहीं। इसकी वजह से डिस्कॉम का जो रेवेन्यू हमेशा डिफिसिट में रह जाता है। ये ये हर साल होने के बाद भी ये जो मेथोडोलॉजी जो फॉलो करता है उसको रिवाइज नहीं किया जाता है। इसका वजह एक तो ये डिस्कॉम का पिटीशन ना डिस्कॉम करता है, इसमें कंसल्टेंट का भी भाग होता है, तो इसमें अकाउंटेबिलिटी का कई सारे इश्यूज है। सिमरन।
हाँ, थैंक यू। तो ये मेरे मेरे हिसाब से ये एक राजनीतिक कार्यशैली भी है, जिसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। मनीदीप, आपको म्यूट करना पड़ेगा। जो अभी का ऑब्जेक्टिव है कि जो टैरिफ ऑर्डर में बिजली शुल्क में बढ़ोतरी ना हो या कम से कम हो। सो उस कारण से ये जो रेगुलेटरी प्रोसेस डिफाइन किया है उसको अंडरमाइन करने के लिए और या उसको बाईपास करने के लिए ये कार्यशैली का उपयोग, एक कार्यशैली है जिसका उपयोग बार बार हर साल किया जाता है। और इसका भार अंततः कंज्यूमर को उठाना ही पड़ता है, और ज्यादा भार उठाना पड़ता है क्योंकि रेवेन्यू कम होने की वजह से डिस्कॉम को लोन भी लेने पड़ते हैं, लोन पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, जिसका भार फिर से कंज्यूमर्स पे आता है। मनीदीप। फिर आते हैं, हमने जो डेटा, जो डिस्कॉम ने डेटा दिया था उसको एनालाइज करने के बाद हमें ये रिजल्ट्स आया था पूरा डेटा एनालिस से, कि जो लोग कंजप्शन कैटेगरी कंज्यूमर्स है, जैसे कई बीपीएल और स्मॉल डोमेस्टिक कैटेगरी जो राजस्थान में है, इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मतलब जो किलोवाट लोड लेते, जिस सैंक्शन लोड के हिसाब से जितना एनर्जी कंज्यूम किया जाता है, अगर वो एनालाइज किया तो हमें ये डेटा निकल के आ रहा है कि बीपीएल का जो कंजम्पशन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है, जो सैंक्शन लोड से, वो बाकी कैटेगरीज के, डोमेस्टिक में भी अलग सब कैटेगरी से कंपेयर में तो काफी ज्यादा है। इससे या एक पता चल जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट, इसका जो कनेक्टेड लोड है, जो हाई कंजम्पशन कैटेगरीज में जो डोमेस्टिक में है, उनका या कई सालों से रिवाइज नहीं किया, जिससे उनका एक्चुअल लोड कितना ले रहा है वो पता ही नहीं चल रहा है। इसका दूसरा वजह ये, इसका जो सैंक्शन जो फिक्स चार्जेस लिया जाता था सालों से, ये फिक्स्ड कनेक्शन के बेसिस में है, पर कनेक्शन के बेसिस में। और उसकी टैरिफ स्ट्रक्चर की वजह से ना कोई इंसेंटिव रहा कंज्यूमर के पास, ना डिस्कॉम के ऑफिशियल के पास उसको रिवाइज करने का। और यह दूसरी चीज जो हमें निकल के आया, जो हमारा कंक्लूजन था, कि ये अधिक एक मैक्रो लेवल पे डेटा मैनिपुलेशन का भी एक अच्छा ज्यादा स्कोप दिख रहा है हमें। तो कंटिन्यू। सिर्फ- हाँ। उसी तरह हम बाकी कैटेगरी का जो कंज्यूमर का देख रहे हैं, या एग्रीकल्चर का सप्लाई, जिसमें पूरा बिलिंग सरकार के पास जाता है, जिसमें थर्ड पार्टी ऑडिट कई सालों से पेंडिंग है, उसमें भी जो लोड फैक्टर हम निकाल रहे हैं वो बाकी कैटेगरी से बहुत ज्यादा है। इससे एक तो बीटर और बिलिंग इश्यूज, जो हम फील्ड में जब हमारा साथी काम करते हैं और हम जिन कंज्यूमर से हम जुड़े हुए हैं, उनका रिपोर्ट के साथ साथ ये डेटा भी कोलैबोरेट करने का एविडेंस देता है कि ये बिलिंग का जो एस्टिमेशन है, कई कई रूरल एरियाज में ओवर बिलिंग कर देते हैं, जहाँ पे सब्सिडी का राज है, और जो कंज्यूमर के ऊपर असर कम पड़ता है, तो कंज्यूमर भी ज्यादा देखता नहीं है, और बिल जो जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। सेम तरह का इश्यूज हमने डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी का डेटा में भी देखा था, जिससे हमने जवाब मांगा था डिस्कॉम से उसका क्लैरिफिकेशन के लिए, जिसके बारे में अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। तो इससे जाहिर होता है कि डिस्कॉम में जो अपनी बुक्स, अपनी किताबें मैनेज करने की, अपने नंबर मैनेज करने की कार्यशैली काफी कॉमन है, पर इस पे जवाबदेही बहुत सालों से नहीं है और आज की तारीख में नहीं है। ये अलग अलग रूप में है। कुछ हमें समझ में आ रहा है अब। मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने परसों ही मुझे बताया कि उनका गांव में एक घर है जो खाली पड़ा है, जिसपे जीरो बिल आता था। क्योंकि अब 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, तो लाइंसमैन ने उनके 200 यूनिट बुक कर दिए, पर उन्होंने स्कीम में भागीदारी नहीं ली थी, तो इसके कारण उनका 1500 रुपये का बिल बन गया। तो कहाँ कैसे ग्राउंड में नंबर्स को मैनेज कर जाता है, जिसका कंज्यूमर में भी अनिहित होता है और डिस्कॉम की जवाबदेही कम कम होती है। ये कार्यशैली काफी खुल के सामने आती है अगर हम नंबरों को ध्यान से देखें, बट कहीं पे भी इसकी जवाबदेही जवाबदेही नहीं है। मनदीप। उसी तरह एक तो हमारे पास जो डेटा मिलता है, इसको अगर मानने के लिए भी एक साथ तो कंज्यूमर डिस्कॉम देता है कि हमारा एग्रीकल्चर का इतना कंजम्पशन हो गया है, डोमेस्टिक का इतना कंजम्पशन हो गया है। लेकिन जब डिफेक्टिव मीटर्स के बारे में बात आती है, जो कमीशन ने उनको बार बार बोला 10% से ज्यादा मीटर आपका किसी भी तीनों डिस्कॉम का डिफेक्टिव नहीं हो सकता है। एक तरफ बोलते हैं डिस्कॉम ने
एग्रीकल्चर में फ्लैट रेट कंजम्पशन तो खत्म कर दिया ना, नया मीटर इशू होता है जो एग्जिस्टिंग मीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी तरफ जो एग्जिस्टिंग मीटर कनेक्शन है उनमें से आप देखोगे जोधपुर के केस में 50% से ज्यादा, आधा से ज्यादा मीटर खराब है। अब उसका फायदा क्या है? एक तरह से तो मीटरिंग का खर्चा भी उठा रहे हो जो मीटरिंग करने का इंफ्रास्ट्रक्चर का, साथ में वापस उनको फ्लैट रेट में ही बिलिंग किया जाता है, जिसमें कमीशन ने भी निकाल के बताया जो फ्लैट रेट मीटर कंजम्पशन होता है वो मीटर से ऑलमोस्ट ट्वाइस कंजम्पशन बिलिंग रेट किया जाता है। एक तो इसमें इनएफिशिएंसीज जो है वो पूरा मास्क हो जाता है, जो कंज्यूमर को बताया नहीं चलता है। साथ ही साथ जो डिस्कॉम का स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्म रूल्स के हिसाब से जहां जहां मीटर खराब है उनमें रिबेट भी देना पड़ता है। तो आप देखोगे एक तो मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने में खर्चा हो रहा है, साथ में ओवर एस्टिमेशन ऑफ जो सेल्स होता है उसमें एग्रीकल्चर में ज्यादा सेल्स बुक किया जाता है जिससे रेवेन्यू बहुत कम आता है क्योंकि एग्रीकल्चर का रेट ही कम है। वो इसका पूरा बर्डन जो है डिस्कॉम का सस्टेनेबिलिटी और पूरा बैलेंस शीट्स के ऊपर आता है। मूविंग टू नेक्स्ट, फिर मैं एक चीज के ऊपर, एक मुद्दे के ऊपर बात करना चाहता हूँ जो है पावर परचेस कॉस्ट। क्योंकि अगर डिस्कॉम्स के ARR पिटिशंस देखोगे तो जो जितना ARR इनका खर्चा होता है उसके 70% खर्चा जो है पावर परचेस कॉस्ट का होता है। जितना खर्चा डिस्कॉम्स, जितना पैसे डिस्कॉम्स जनकोस को देता है बिजली खरीदने के लिए। लेकिन और ये जो डेटा है इसका एनालिसिस ना पिटीशन में है ना टैरिफ ऑर्डर में भी है अच्छे से किया गया था। जितना हमने देखा, जैसे एक पावर प्लांट का हमने देखा था कोस्टल गुजरात प्लांट का, जितना जो वेरिएशन जितना अप्रूव हुआ था 2 साल पहले टैरिफ ऑर्डर में, अभी जो ट्रू अप ऑर्डर ऑर्डर का डेटा देख रहा है, जो वेरिएशन है लगभग 2 से 2.5 गुना ज्यादा है। और इसका कोई रीजन भी नहीं दिया कि एकदम से इसका फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इतना बढ़ कैसे गया है। साथ ही साथ कमीशन ये डिस्कॉम्स का डेटा में ये बता रहा है कि जो जिन जनकोस से बिजली लिया था उनमें से कई जनकों ने, कई जनरेशन कंपनियों ने कोल इंपोर्ट कोयला बाहर से लेके आया था। लेकिन वो जो डेटा भी उसने साथ में नहीं दिया। जब हमने कमेंट्स में पूछा था इसका डेटा बताओ कि कितना का कोयला लिया, कहाँ से लिया, किस क्वालिटी का कोयला लिया, तब डेटा निकाल के डिस्कॉम ने हमें डेटा सबमिट किया कि लगभग 17 से 18 हजार रुपए पर टन। अगर देसी इंडियन कोल के हिसाब से कंपेयर करोगे, राजस्थान जेनकोस जो खरीदता है वो 3.5 से 4 हजार रुपए पर टन के हिसाब से मिलता है। अब साथ ही इतना कोल तो खरीद लिया क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर था कोल का कमी कमी की वजह से कि बाहर से कोल खरीदो और वो इंडियन कोल के साथ यूज करो। लेकिन जो बाहर से जो कोल आ रहा है, कई सारे न्यूज़ रिपोर्ट है उसमें कई तरह का मैनिपुलेशन हो रहा है। वो जो कम रेट पे खरीद के यहाँ पे जनरेशन कंपनीज को अधिक रेट पे बेच रहा है। इसके बारे में ना कोई ऑडिट हुआ, ना कोई इसके रिगार्डिंग किसी प्रकार का सर्टिफिकेशंस भी अभी तक डिस्कॉम्स ने सबमिट नहीं किया। You want to expand on this? कंटिन्यू कंटिन्यू। फिर मैं आता हूँ इसका अभी कमी जो डिस्कॉम्स का डेटा के हिसाब से जो परफॉर्मेंस में और सबसे मेन मुद्दा जो है ट्रांसमिशन लॉसेस का। और कमीशन डिस्कॉम्स का अभी करंट जो रेट है 8%, जो जितना बिजली ये जनरेशन कंपनी से खरीदता है उसमें से 8%, मतलब 100 यूनिट खरीद रहे तो 10 यूनिट के आसपास तो उनका बीच में लॉस ही दिखाता है सिर्फ ट्रांसमिशन का। ये पहले डिस्कॉम तक पहुंचने से पहले ही लॉस है। अगर यही वैल्यू अगर बाकी स्टेट से कंपेयर करूंगा, इतना ही बड़े स्टेट जितना राजस्थान जैसे, बाकी स्टेट्स में 2.5 से 3.5% के आसपास में लॉसेस है। अब ये सिर्फ राजस्थान का केस है जिसमें 8% तक इतना सबसे ज्यादा लॉस दिखाता है। और इसमें भी ना लॉस ये नहीं बताता कि इंट्रा और इंटर स्टेट लॉसेस है, जो मतलब जो राजस्थान के बाहर जो नेटवर्क उसमें कितना लॉस हो रहा है और राजस्थान के अंदर का जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है उसमें कितना लॉस हो रहा है, ये दोनों जोड़ के डिस्कॉम डेटा अभी तक सबमिट करता है। वो डिस्कॉम कमीशन रेगुलेटरी कमीशन इनको कई बार बताया गया है कि दोनों अलग अलग करके स्टडी करके समझाओ और डेटा दो ताकि दोनों के एड्रेस किया जाए, दोनों को कम किया जा सकता है। पिछले 3 साल से कमीशन बार बार इसको कह रही है कि इसको स्टडी करो, लेकिन अभी तक डिस्कॉम इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई स्टडी नहीं किया। और लेकिन लॉसेस जो डेटा सबमिट कर रही है जिसकी वजह से ये जो लॉसेस का जो असर होता है वो वापस ARR के ऊपर पड़ता है, जिसका इम्पैक्ट फाइनली जो टैरिफ कंज्यूमर टैरिफ के ऊपर ही पड़ता है। फिर मैं बात इसमें करना चाहता हूँ या इसमें एक और मुद्दा है कि जो हम पिछले साल के थर्ड पार्टी ऑडिटर की रिपोर्ट देखें
तो उन्होंने बोला था बहुत जगह इनके मीटर ही काम नहीं कर रहे हैं। जिनको जो बिल देता है ये उसको मान के उसको बिलिंग कर देते हैं। तो इसमें एक जो गैप है वो ये भी हो सकता है कि डिस्कॉम अपने लॉस करने, क्योंकि तीनों से कंपनी सरकारी हैं, ज्यादातर 50% आपका विद्युत उत्पादन का है कैपेसिटी राजस्थान में, और ट्रांसमिशन कंपनी पूरी सरकारी है, विद्युत कंपनी सरकारी है तीनों। तो ये विद्युत कंपनी का लॉस कम दिखाने के लिए, क्योंकि आयोग ने इनको टारगेट दे रखा था, वरना इनको उसका नुकसान झेलना पड़ता है, ये नुकसान ये ट्रांसमिशन में नंबर मैनेज करके ट्रांसमिशन में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसकी भी संभावना हो सकती है। फिर मैं ये बात करना चाहता हूँ कुछ डिस्कॉम का कुछ क्लेम्स के ऊपर, जैसे फीडर का, इनका 11 के भी फीडर से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से, जिसके ऊपर आप जो सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको पता है, लगभग पिछले 10 से 15 साल में, पिछले 10 10 15 साल में कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स के अंदर उनके ऊपर मीटर लगाने का प्लान था, जिसमें हर बार डिस्कॉम ये सबमिट करता है डेटा की मीटर, हर जो सारे फीडर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मीटरिंग हो चुका है। लेकिन जो गवर्नमेंट को डेटा सबमिट करना होता है, जिसमें मीटर वो जो फीडर वाइज डेटा कितना, हर फीडर में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, कितना लॉसेस है, उस जो फॉर्म्स जो हमने वेरीफाई किया, जो जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के हर साल सबमिट करना होता है, उसमें कई सारे कॉलम्स खाली छोड़ रखा है, नहीं तो ये दे रखा है कि मीटर काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे अब मैं 1 मिनट ये बात करना चाहता हूँ कि ये मीटर होना जरूरी क्यों है। आज जैसे डिस्कॉम, आप जानते हो हर डिस्कॉम में अलग अलग जोन्स और सब सर्कल्स डिवाइड कर रखा है। आप एक जोन का परफॉर्मेंस, या एक जोन में कितना चोरी हो रहा है और कहाँ पे किस तरह का परफॉर्मेंस हो रहा है, वो सिर्फ उसी मीटर अगर काम कर रहा है तो उसी उसी से पता चल जाता है। अगर जब मीटर ही पता, अगर आपका फीडर मीटरिंग ही नहीं है, और या डीटी मीटरिंग ही नहीं है आपका ट्रांसफार्मर के ऊपर, और आपको जो एक्यूरेसी ऑफ डेटा रिपोर्टिंग है, जिस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी रिपोर्ट करता है कि ये हम 15% लॉस तक आ गया हमारा इस एरिया में, जैसे कई किस कुछ सर्किल में लॉस ज्यादा है, कुछ सर्किल में लॉस कम है, किसी इंडस्ट्रियल सर्किल में ज्यादा है, किसी डोमेस्टिक में ज्यादा है, किसी इंडस्ट्रियल में कम है, उसको ना वेरीफाई करने के लिए कोई प्रोविजन है, ना उसको रेक्टिफाई करने के लिए कहीं पे किस एग्जैक्ट एरिया में लॉसेस ज्यादा है उसको कम करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। उसी प्रकार का अगर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी, जो जो सो तीनों डिस्कॉम्स को मिला के 4 डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी है राजस्थान में, जो कोटा, भरतपुर और अजमेर और बीकानेर में, और इन चारों फ्रेंचाइजी कई सालों से चल रहा है, जो डिस्कॉम जिनका ऑडिट अभी तक हुआ नहीं। जो 3 साल पहले कमीशन ने उनको बोल रखा, डिस्कॉम्स को बोल रखा है कि इनको थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट ऑडिट कराओ कि किस कंडीशन में उनको डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी को दिया, और कस्टमर का सर्विस के ऊपर क्या असर पड़ा, और नेटवर्क के मेंटेनेंस के ऊपर क्या क्या असर पड़ा, ये कुछ कुछ चीज स्टडी करने के लिए। वो 3 साल होने के बावजूद भी डिस्कॉम अभी तक ना इसका स्टडी खत्म हुआ, ना लास्ट 2 साल तक, अगर अभी कह रहे हैं कि स्टडी खत्म हुआ, और लेकिन इसका डेटा ना रिपोर्ट अभी तक पब्लिक जिनको जरूरत है, जो जिसको ज्यादा असर पड़ता है उनके पब्लिक में डोमेन में कभी प्रोवाइड ही नहीं किया। तो हम बार बार देख रहे हैं कि हम चाहे फीडर लेवल पे देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे लेवल पे देखें, हम ट्रांसमिशन का मीटरिंग का ऑडिट, और जिनको से उत्पादन से जो सप्लाई ले रहे हैं उसकी मीटरिंग को देखें, और एग्रीकल्चर सेल्स में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखें। कुछ हम सबस्टेशन भी देखेंगे तो ऐसे आ रहे हैं कि वो ऊर्जा बना रहे हैं जो कि संभावित ही नहीं है। तो ये बार बार उभर के आ रहा है कि नंबर्स को मैनेज किया जा रहा है, बट फिर वही बात आ जाती है, जवाबदेही कहाँ रहेगी मनीदीप। अ, सुनिल, मनदीप, इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं कि डिस्कॉम को वैसे तो कमीशन द्वारा कई बार कहा जा चुका है कि आप वोल्टेज के अनुसार अपने लॉसेस की गणना करें और मीटरिंग भी करें, लेकिन ये एक आदेश है जिसकी अनुपालना बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित है। और डिस्कॉम की पेरीफेरी पर किसी तरीके की मीटरिंग भी नहीं है, जिसकी वजह से एक फिक्स अनुपात है पिछले कुछ सालों से, मतलब 32% जोधपुर को, 28% अजमेर को और 40 जयपुर को। तो इसी अनुपात में जो भी बिजली खरीदी दी जाती है उसी को बांट दिया जाता है। तो ये भी एक इश्यू है जो कि डिस्कॉम का एनर्जी ऑडिट और वास्तविक जो ऊर्जा खपत है जिसको प्रभावित करता है। मनीष। हाँ, करेक्ट।
एक मिनट, क्या एक सवाल पूछ सकती हूँ क्लैरिफिकेटरी? जी अश्विनी। नहीं, मुझे सिर्फ पूछना था कि ये जो 100% फीडर और डीटी मीटरिंग है, ये डायरेक्ट है या डिस्कॉम बोल रहे हैं कि उन्होंने ये किया है? नहीं, ये डिस्कॉम का सबमिशन है पिटीशन डॉक्यूमेंट्स में कि हमने पीटी पूरा 100% डीटी मीटरिंग एंड फीडर मीटरिंग हो चुका है हमारा। या, तो फिर मैं बात कर, ठीक है, I'll go ahead। फिर मैं कुछ चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे हमने नोटिस किया अभी पिछले 3-4 साल से जब हम पिटीशन देख रहे हैं, तो हर साल कमीशन डिस्कॉम्स को 50 लाख रुपए बेसिक मिनिमम कंज्यूमर अवेयरनेस के ऊपर अलॉट किया जाता था। लेकिन जैसे हमने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया, जो डॉक्यूमेंट डेटा देख रहे थे, तो कई साल पिछले इससे पहले भी डिस्कॉम्स ना उसको खर्चा कर पा रहा है। बीच में एक बार ये हो गया एकदम से, जैसे जो जेवीएनएल डिस्कॉम ने 15 करोड़ रुपए उसका कंज्यूमर अवेयरनेस की कैटेगरी में डाल दिया। जैसे हमने पूछा इसका 21 प्रकार का एक्टिविटीज किया उसमें, फिर इसमें निकल के आया कि ये कंज्यूमर कॉल सेंटर जो होता है, जो उनका बिजनेस का मेन पार्ट है, उसको कंज्यूमर अवेयरनेस की बजट में बुक कर लिया है। उसी प्रकार का सेफ्टी के ऊपर या ट्रेनिंग कंज्यूम एम्प्लॉयज ट्रेनिंग के ऊपर भी ये इसी प्रकार का इश्यूज आ रहा है। इसी बात पे हमने कमीशन से और डिस्कॉम से हमने पिटीशन किया जेवीएनएल से कि आपके पिछले 5 साल में किस प्रकार का सेफ्टी एक्सीडेंट्स का रिकॉर्ड के बारे में डेटा दे दीजिए। और हम जब डेटा देगा तो एक तो हमारा बहुत सरप्राइजिंग तो नहीं है, क्योंकि हमें एनेक्डोटली हमें अपना पार्टनर्स के तो पता चल जाता है। तो पिछले 5 साल में 2000 पब्लिक सिर्फ डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ जेवीएनएल की एरिया में नेटवर्क में एक्सीडेंट की वजह से मर गए। और उसी तरह एम्प्लॉयज को भी देखते हैं, लगभग 100 लोग के आसपास में पिछले 5 साल में एम्प्लॉयज मर गए। ये डेटा डेटा ये बताता है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग और उनका कैपेसिटी बिल्डिंग का बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी तरह कंज्यूमर के एंड पे भी एक तरह से ये डेटा बताता है कि जरूरत है। कमीशन बोलता है बार बार कि मैं बजट दे रहा हूँ, तुम खर्चा करो, लेकिन डिस्कॉम करता क्यों नहीं है? तो इस बारे में ना कमीशन भी सीरियसली मोटिवेट होकर डिस्कॉम से ना जवाब मांगती है, और कमीशन डिस्कॉम भी अपने आप ना एम्प्लॉयज के लिए उनके बेनिफिट के लिए किसी प्रकार का एक्टिविटी भी हो जाता है। फिर मैं बात और कुछ 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 इश्यूज है जो हम इकट्ठे करके बात करना चाहते हैं। दूसरा एक है सबसे जरूरत ये रेगुलेटरी एसेट्स। जो सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि ये जो अभी सेक्टर का रेगुलेटरी एसेट्स जो है, जो डिस्कॉम को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को जो मिलना चाहिए और जो रेगुलेटरी कमीशन अप्रूव नहीं करती है और बोलते हैं अगले साल या बाद में कहीं फ्यूचर में मिलेगा, वो सालों से पाइलअप होके लगभग 50,000 करोड़ के आसपास में पहुंच चुका है राजस्थान में। इसके बावजूद भी कमीशन उसको लिक्विडेट करने के लिए, क्योंकि लिक्विडेट करने से इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही कंज्यूमर पे, लेकिन इकट्ठे जोड़ने के साथ तो जोड़ते जोड़ते इसका कैरिंग कॉस्ट जो होता है, उसका जो कहीं से लोन लेके उसका इंटरेस्ट का बर्डन आता है, ये भी तो कंज्यूमर के ऊपर ही आता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन का ना रेगुलेटर ना डिस्ट्रीब्यूशन ना रेगुलेटर इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया ना लेता है, ना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पिटीशन करता है कि रेगुलेटर को कि हमें इसको पैसा निकालवा दो या रेगुलेटरी एसेट को लिक्विडेट करो। उसी प्रकार रिटर्न ऑन इक्विटी, वो हर साल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपने एआरआर में बताता है कि हम कंज्यूमर के लिए सोचते, कंज्यूमर को भलाई के सोचते हुए हम इस बार भी रिटर्न ऑन इक्विटी हम क्लेम ही नहीं करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो होता है वो बेसिक प्रॉफिट जो कमाना चाहते हैं, जो कमाना चाहिए, जो हर एक कोई भी बिजनेस को, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के हिसाब से 5% तक भी अगर एक रिटर्न ऑन इक्विटी क्लेम करेगा, तभी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास पैसा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट करके और सर्विस और नेटवर्क को सुधारने के लिए, वो लेने के लिए। तो अभी तक हम पिछले 5-6 साल का डेटा में पिटिशन में हम काम कर रहे हैं, कभी डिस्काउंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ना अप्लाई ही करें करते हैं। तो इसी काम में करते हुए एक और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा मैं बताना चाहता हूँ, जो कमीशन डिस्काउंट का जो इनकम होता है, जो टैरिफ के साथ साथ जो कंज्यूमर बिल पे करता है, उससे इनकम जो जिसको कहते हैं टैरिफ इनकम, उसके बावजूद उसके अलावा भी डिस्कॉम के पास इनकम का और सुविधा है, जैसे नॉन टैरिफ इनकम। जैसे कि डिस्कॉम का जितने पोल्स है, हर जगह पोल्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। केबल टीवी वाले यूज करते हैं और टेलीफोन नेटवर्क वाले केबल लगाते हैं, जिसका वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स जो सरकार के पैसे, जो कंज्यूमर के पैसे से लगाया गया था, जिसको प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए फ्री में यूज करता है, उसी प्रकार का उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग है।
और कई जगह पे डिस्कॉम की जगह को भी घेर रखा है। तो कमीशन ने उसको बार बार बोल चुका है कि इसको आपके पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है इसके रेंट रियलाइज करने का। इससे फायदा क्या है, जितना एक्स्ट्रा इनकम आता है नॉन टैरिफ इनकम, उससे टैरिफ इनकम के ऊपर जो डिपेंडेंसी वो कम हो जाता है। उससे उस हिसाब से उसको टैरिफ के ऊपर भी असर पड़ता है ना। इसके ऊपर भी किसी प्रकार का अभी नो रियलाइजेशन या पिछले 4-5 साल में उसको कोई किसी प्रकार कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया डिस्कॉम के परफॉर्मेंस में। सिमिलरली ये आईटी और ईआरपी सिस्टम जो किसी भी बिजनेस में पता चलना चाहिए इनके पास कहाँ क्या सामान है, किसने कंज्यूमर है, और ये सामान किस स्टोर में कितना है, कहाँ से लिया गया, किसको दिया गया, उसको कंप्यूटराइज करना जो आज की डेट में सबसे छोटी चीज होती है मगर आम चीज माना जाता है, वो अभी तक डिस्कॉम कर नहीं पा रही है। इसी बारे में बात करते होते हमने पिछले मनु जी, या सॉरी, एक मिनट। इसमें एक इम्पोर्टेंट मुद्दा जो समझने का है कि बहुत ही सिस्टमिक तरीके से डिस्कॉम्स को वित्तीय संसाधनों के अभाव में रखा जा रहा है। अ, बिजली शुल्क एक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा दोनों है। सरकारी तंत्र के निषेध के कारण इसका, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि बिजली का बिल कम से कम बढ़े, अगली सरकार आए उस पे ये भार आ जाए, तो उसके चलते हुए डिस्कॉम्स को पैसा नहीं मिलता। धीरे धीरे उनकी जो क्रेडिट रेटिंग हम बोलते हैं, जिसके कारण उनका जो ऋण लेते हैं उस पे उनका भी शुल्क, इंटरेस्ट या इंटरेस्ट है, वो भी बढ़ रहा है। और जा- सोचने वाली मोर उस जो इम्पोर्टेंट बात उसमें ये है कि कंपनी का ऑपरेशन जो अपने करने की क्षमता है, अपना कार्य करने की क्षमता है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। ना वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, जिसके कारण क्वालिटी सप्लाई, बिजली की सप्लाई की क्वालिटी भी इंप्रूव नहीं हो रही है। हमारे टेक्निकल लॉसेस भी बढ़ रहे हैं, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, जिसके कारण उनके अपने व्यक्तियों के साथ साथ कंज्यूमर्स दुर्घटना में मारे जा रहे हैं, क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। सो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो एक कंपनी में राजनीतिक निषेध के कारण उभरते हैं और जिनको समझना जरूरी है। मनिदीप। सॉरी। आप इसी प्रकार हम पिछले 5 टैरिफ ऑर्डर्स को एनालाइज किया जो जितने भी कमीशन ने दे रखा है। और हर टैरिफ ऑर्डर में कमीशन डिस्कॉम्स को एक कंप्लेंट्स करने के लिए कि कुछ डायरेक्टिव्स दिया जाता है कि इस सेक्टर को सुधारने के लिए, डिस्कॉम का कंज्यूमर का अफेयर्स को सुधारने के लिए हर साल कमीशन कुछ लिस्ट ऑफ डायरेक्टिव्स दिया जाता है कि ये काम करने के लिए। जैसे हमने एनालाइज किया तो आप देख सकते हो ये कुछ मुद्दे हैं जो इंपॉर्टेंट मुद्दा हमने नोटिफाई अभी इस प्रेजेंटेशन में है। बाकी हम एक्सटेंसिवली मैप करके कमीशन को भी दे रखा है कि कुछ कुछ स्टडीज जो डायरेक्टिव्स जो पिछले 5 साल से कमीशन बार बार बताया जाता है कि करने के लिए, और 1 साल के बाद जब दोबारा पिटिशन में आता है डिस्कॉम, तो ये डिस्कॉम का सबमिशन सिर्फ ये होता है कि हम अभी कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, अभी प्लान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं ना। इसके इस मुद्दे को लेके जैसे अभी वोल्टेज वाइज लॉसेस जो अभी अंशुमन ने बताया था कि डिफरेंट वोल्टेजेस में लॉसेस कितना होता है हर एक वोल्टेज लेवल पे, उसी तरह ट्रांसमिशन लॉसेस या एसेट मोनेटाइजेशन जो चीज अभी बता रहे, जो डिस्कॉम का काली जमीन है वो उसके ऊपर कुछ या रेंट पे देने के लिए बिल्डिंग्स को उसको मोनेटाइज करने के लिए, बाकी जैसे ऐसे एडॉप्शन ऑफ 2 सर्कल्स विद हाईएस्ट लॉसेस, जो हर एक डिस्कॉम का जो लॉसेस सबसे ज्यादा लॉस वाला सर्कल्स है उसको डिस्कॉम का जो एमडीज है, एमडीज को डायरेक्टिव दिया कि तुम अडॉप्ट करो उसको और पर्सनली मॉनिटर करो इसका लॉसेस कम कैसे किया जा सकता है। इसी प्रकार का कई सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर कमीशन ने डायरेक्टिव्स दे रखा है। और अभी तक इसमें न डिस्कॉम अच्छी तरह से 3-4 साल होने के बाद भी, जैसे आप देख रहे हो लास्ट कॉलम में, इसका कंप्लेंट्स अभी तक नहीं किया। लेकिन इतने सीरियस चीज को जो कमीशन को ऑर्डर है, वो जो नॉन कंप्लेंट्स को ना कमीशन भी 1-2 साल के बाद भूल जाता है, या हर बार उसको बिना किसी रीजन का एक्सटेंशन दिया जाता है कि वेरी कैजुअली बोलता है कि 3 महीने में और 3 महीने दे रहे हैं या अगले ऑर्डर तक खत्म कंप्लीट करके दे दो। वो सीरियसनेस बहुत कमीशन की तरफ से और वो डिस्कॉम की वजह से इसको सेक्टर का जो इम्प्रूवमेंट्स होना था वो अभी तक हो नहीं पा रहा है। फिर मैं आता हूँ अभी टैरिफ रैशनलाइजेशन की। जो टैरिफ जो एग्जिस्टिंग टैरिफ था जो ऑर्डर से पहले, उसमें जो इश्यूज है उसका असर कैसा पड़ने वाला है जो पड़ रहा था।
हमने कंज्यूमर्स को जो डिस्कॉम के डेटा के साथ साथ एनएसएसओ को जो सरकारी डेटा होता है, जो बीपीएल कंज्यूमर्स में किस प्रकार का इनका आर्थिक स्थिति है, और एनालाइज करने के बाद ये डेटा निकल के आता है कि जो बीपीएल कंज्यूमर्स या जो लो इनकम ग्रुप कंज्यूमर होता है, वो जो जितना उनका इनकम होता है उनमें से जितना ये लोग इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर खर्चा कर रहा है, वो कंपेयर टू वेल्थी हाउस होल्ड, अमीर कंज्यूमर से कंपेयर में बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ इनकम जो है उनका, वो आय में से वो बिजली के ऊपर जाता है इन कंपैरिजन टू हाई इनकम हाउस होल्ड। उसमें ये सबसे मेन चीज जो है, इसका वजह जो है, इनके राजस्थान के केस में जो फिक्स चार्जेस जो अभी हम बात करते हैं, जो राजस्थान के केस में वो बहुत डिस्टॉर्टेड तरीके से है। जैसे अगर देखोगे तो बीपीएल कंज्यूमर में राजस्थान में भी 125 रुपए पर मंथ फिक्स चार्जेस है। यदि जनरल डोमेस्टिक कंज्यूमर के केसेस में बात करता हूँ, वो सबसे ज्यादा 250 रुपए का, 250 से 300 रुपए में जाता है। लेकिन जो 250-300 रुपए वाला जो फोर्थ कैटेगरी ऑफ जो रिच कंज्यूमर्स जो होता है, उनका कनेक्टेड लोड ही लगभग 10 किलोवाट के आसपास में आता है, जिससे पर किलोवाट फिक्स चार्जेस जो होते हैं वो 30 से 40 रुपए के ऊपर ही आता है। अगर यदि मैं बीपीएल कंज्यूमर के बारे में बात करता हूँ, जिसका कनेक्टेड लोड मुश्किल से आधा किलोवाट भी नहीं होता है, जो 125 रुपए फिक्स चार्जेस पे कर रहा है, तो पर किलोवाट के हिसाब से उसका चार्जेस ही 250 रुपए पर किलोवाट है। ये जो इनिक्विटी जो है, वो सबसे मेन मुद्दा है अभी एग्जिस्टिंग टैरिफ के बारे में। सिमरन, यू वांट टू ऐड? नहीं, आई थिंक यू कवर्ड। हाँ, तो इसी बात को लेके, लेकिन इतने मेन चीज होने के वजह से अभी जो टैरिफ जो है अभी ना पूरा पैसा रिकवर कर पा रहा है, और अच्छी तरीके से जो इक्विटी के हिसाब से जिस कंज्यूमर को जितना रिकवर करना चाहिए वो रिकवर नहीं कर पा रहा है। और इवन विद द एग्जिस्टिंग जिस तरीके से टैरिफ शेड्यूल है, उस हिसाब से जो पूरा रिकवरी जितना खर्चा हो रहा है वो रिकवरी भी नहीं हो रहा है। ये होने के बाद भी इस बार भी डिस्कॉम ने अभी किसी प्रकार का कोई टैरिफ रिविजन का प्रपोजल ही नहीं दिया। इसमें बस एक बात जोड़ना चाहूंगा। जो फिक्स कॉस्ट आता है, फिक्स कॉस्ट आता है डिस्कॉम का, वो हमारे एस्टिमेट के हिसाब से लगभग 450 रुपये पर केवीए आता है। उसके अगेंस्ट अगर हम देखा जाए तो जो फिक्स कॉस्ट सभी कंज्यूमर कैटेगरी के डिस्कॉम लगा रही है बहुत ही कम है। तो उसका अमीर लोगों को फायदा ज्यादा पहुंचता है। अगर मेरे 3-4 प्रॉपर्टी हैं, घर हैं, वो बंद पड़े हैं, तो मैंने 10 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है, पर 400 रुपये ही मुझे भरने पड़े हैं, मैं उसका यूज नहीं कर रहा हूँ। तो होता ये कि जो जब मैं बिजली की खपत करता हूँ तभी विद्युत कंपनी वो फिक्स कॉस्ट रिकवर कर पाती है। तो अगर मेरा 9 रुपये बिजली का रेट है, तो 7 रुपये मान लीजिए आपका जो अपनी हम खपत कर रहे हैं उस पे आ रहा है, 2 रुपये फिक्स कॉस्ट में जुड़ता है। तो ये जो इशू है, आसपास के हम स्टेट्स के भी यूज कर देखें, महाराष्ट्र को देखें, गुजरात को देखें, तो फिक्स कॉस्ट 150 से 250 रुपये के बीच में है। और वही हमारा भी डिस्कॉम रेगुलेटर को, विनियामक आयोग को प्रपोजल था, जो कि उन्होंने निरस्त कर दिया। मणिदीप। जो अभी टैरिफ चेंजेस जो हुआ था, उसके बारे में मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। जो सबसे मेन मुद्दा जो है, जो टैरिफ रिवाइज हुआ था, जैसे अभी आपने देखा होगा कि फिक्स चार्जेस जो तो हर कंज्यूमर कैटेगरी का तो रिवाइज हुआ, लेकिन जो एनर्जी चार्जेस जो मेन चीज है, जो सिर्फ 2 कैटेगरी कंज्यूमर्स को चेंज हुआ, जो वो है जो बीपीएल और आस्था कंज्यूमर, और साथ ही साथ उसके साथ जो स्मॉल डोमेस्टिक कंज्यूमर, जो 3.5 रुपए से 4.5 रुपए के 4.75 रुपए में जो हो गया था। इसका मेन मुद्दा ये है, इससे इस असर ये पड़ने वाला है। एक तो एक तरीके से देखोगे तो ये दोनों कैटेगरी को एलिमिनेट कर दिया गया। वो बाकी जनरल बाकी जनरल कंज्यूमर के से कंपेयर करके उसको उसको मर्ज कर दिया गया था। अगर अभी जो अपडेटेड चार्जेस के हिसाब से मैं अगर कंपेयर करूं, हमने जो एनालाइज किया, तो आज की डेट में एक राजस्थान में जो बीपीएल कंज्यूमर है, जो पर यूनिट के हिसाब से अगर जितना यूनिट कंज्यूम करेगा इस महीने में, उनका जो एवरेज बिलिंग रेट जो होगा, तो आज की डेट में चेंज होने के बाद, चेंज होने के बाद वो 7.75 रुपये पड़ रहा है। अगर यदि मैं कंपेयर करूँ, मुझे आसपास का जो स्टेट है जैसे गुजरात है और दिल्ली, उसके उससे कंपेयर होते कहीं गुना ज्यादा है।
एक तरफ तो सर, एक तो ये कि इसका बर्डन तो जो बीपीएल कंज्यूमर को जो सब्सिडी मिलता है, जो पहले 150 यूनिट और 200 यूनिट का जो सब्सिडी है, ये तो सरकार के ऊपर आएगा। लेकिन जो सब्सिडी टैरिफ स्ट्रक्चर में होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, जो क्रॉस सब्सिडाइज करके जो टैरिफ का इक्विटी प्रिंसिपल के हिसाब से, वो तो पूरा के पूरा निकाल ही दिया जो नया टैरिफ स्ट्रक्चर में। इसके ऊपर सबसे ज्यादा मेन मुद्दा जो है, अब जो बीपीएल कंज्यूमर्स को, जो गरीब कंज्यूमर को जो एनर्जी के लिए मेन डिपेंडेंसी जो है, वो सरकार के सब्सिडी के ऊपर ही डिपेंडेंट हो गया। अगर यदि कल की डेट में सरकारी सब्सिडी बंद हो जाता है, तो एक गरीब कंज्यूमर के लिए तो सबसे महंगा चीज हो जाता है बिजली। जो जरूरत चीज, जो वो किसी एसी या अन्य काम के लिए तो यूज करता ही नहीं, वो घर में बेसिक लाइट और पंखा चलाने के लिए भी सबसे महंगा बिजली बाकी कंज्यूमर के कंपैरिजन में सिर्फ गरीब को खरीदना पड़ता है। फिर दूसरा मुद्दा जो है टैरिफ चेंजेस में, जो मेन चेंजेस जो आया था फिक्स चार्जेस को लेके। लेकिन ये जो चार्जेस जो चेंज हुआ, जो हर कैटेगरी में चेंज हुआ एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, इसका कोई रैशनल नहीं दिया गया, ना कमीशन ने ना किसी प्रकार का। जो चेंजेस भी जो चेंज हुआ था, जिस प्रकार से टैरिफ इंक्रीज हुआ था, वो आर्बिट्रेरीली हुआ कि फिक्स चार्जेस रिवाइज होना जरूरी है। इस बात को लेके ना हम या बाकी भी कोई भी इसके ऊपर डिबेट करने की लिए जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से अभी, जैसे पहले सिमरन ने भी बात किया था, जो फिक्स चार्जेस अभी करंटली जो राजस्थान में है, वो बहुत बाकी स्टेट से कंपैरिजन में बहुत कम है। लेकिन जो रिवाइज होना था, वो किस कंज्यूमर कैटेगरी में क्या असर, ज्यादा असर पड़ेगा, कहाँ पे ज्यादा इंक्रीज है, वो आप अगर डेटा देखोगे, वो लो कंजम्पशन कैटेगरी कंज्यूमर्स जो ऑलरेडी बहुत महंगा फिक्स चार्जेस पे कर रहा है पर यूनिट के हिसाब से, उनके ऊपर ज्यादा असर है। सिमरन, डू यू वांट to add anything to it? I'll just नहीं, move to कंटिन्यू रैप इट अप। so तो इस काम मामले, इन सारे मुद्दों के ऊपर बात करते हुए अभी मैं इस डिस्कशन को आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो अभी इसको किस प्रकार से देखा है? एक तो टैरिफ और एआरआर का जो पिटीशन है डिस्कॉम को मुद्दा है, तो सिर्फ ब्रेक। तो इस बात को लेकर टैरिफ का जो डिस्कॉम का जो इश्यूज है, सिर्फ एक बिजली का टैरिफ और इसी रेट के हिसाब से मुद्दे से नहीं देखना चाहिए उसको। जो सेक्टर को जो लार्जर सस्टेनेबिलिटी है, मतलब डिस्कॉम को जिस तरीके से फाइनेंशियल सस्टेनेबल होना चाहिए, और उस मामले में जो एआरआर पिटिशंस और इसके ऊपर इस इश्यूज में पार्टिसिपेट करने के लिए कंज्यूमर को एक एआरआर एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है, जिसमें डिस्कॉम का क्वालिटी ऑफ सर्विस, सेफ्टी के बारे में बात करने के लिए, और रिलायबिलिटी, और जिस प्रकार से क्वालिटी आपका जो कंज्यूमर का इश्यूज जो है ना, बिलिंग से लेके आपका क्वालिटी या किसी प्रकार का जो सर्विस क्वालिटी सर्विस रिक्वेस्ट होता है, जितना जल्दी रिकवर करने के लिए, या सेफ्टी को लेके, इन सारे मुद्दों के ऊपर एआरआर का जो एक एक चीज जो हमने डिस्कस किया, और बाकी जो हमने तो मेजर चीज ही उठा के डिस्कस किया, जो बाकी अदर चीज भी है उसमें ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो अब आगे रास्ता में जो हम बात कर रहे हैं, अगर आगे क्या किया जा सकता है, तो सबसे ज्यादा जरूरत है ये जो हम बात कर रहे हैं, तो डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट। जो सिर्फ हम या 3-4 लोग, जो इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअल कंज्यूमर्स टैरिफ पिटिशंस में पार्टिसिपेशन के अलावा, जो लार्जर एंगेजमेंट, जैसे अपना लोकल जेई से लेके आगे तक एई तक, छोटे छोटे मुद्दे पर अपना राइट्स जान के और उससे अकाउंटेबिलिटी, जवाबदारी तारी मांगना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात को आगे बढ़ते हुए मैं अपना प्रेजेंटेशन क्लोज करना चाहता हूँ। ओवर टू यू सिमरन। धन्यवाद मणिदीप। इसी के साथ प्रतीक और अश्विनी, अगर आप जुड़े हुए हैं, तो अगर आप अपने विचार शेयर करना चाहेंगे दूसरे स्टेट्स में जो आपने काम किया है, रेगुलेटर की अकाउंटेबिलिटी की तरफ हम कैसे काम कर सकते हैं, उस पर विचार अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज। हिमांशी, देखिए कि वो अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को, क्योंकि एक्टिविटीज कुछ सस्पेंडेड हैं। हेलो, क्या मेरी जी आवाज यश सुन रही? हाँ, जी अश्विनी मैं रखूँ अपनी बात अभी फिर ना? जी अश्विनी, पहले आप रख लीजिए, फिर अगर प्रतीक अभी भी जुड़े हुए हैं तो हम उनको इनवाइट करेंगे। ठीक। तो मैं
बस कुछ ही मिनट बात करती हूँ और थोड़े से जो मुद्दे मेरे दिमाग में आए हैं और इनसे सब आपने जो बात रखी है उसको लेकर क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं, इस विषय में दो चार मुद्दे रखना चाहूंगी। सबसे पहले तो हमें वितरण कंपनी को जैसे सीईपी ने पहले बोला वैसे हमें इस व्यवस्था को समझना चाहिए ताकि हम तटस्थ भाव से वितरण कंपनी की ओर देख सके। ना तो हमें उन्हें विलन बनाना है, ना तो हमें उन्हें सेवियर बनाना है, क्योंकि वो भी एक हिस्सा है इस सारी राजकीय आर्थिक व्यवस्था का। तो वितरण कंपनी कुछ मामले में उनको स्वायत्तता नहीं है और जिसकी वजह से काफी सारा बोझा ग्राहक पर पड़ता है। ये बात हम तटस्थ रूप से पहले समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला बड़ा मुद्दा है वो बिजली खरीदी का है। आपने अपने प्रेजेंटेशन में भी जैसे कहा 70 से 80% जो खर्चा है वो बिजली खरीदी की तरफ जाता है। और ये जो निर्णय है ये कब लिए गए हैं, कैसे लिए गए हैं और इनका बहुत बड़ा प्रभाव है अपने टैरिफ पर। तो राजस्थान में खास करके ये सारी जो पिछले कई सालों में जो जिस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं खासकर कोल थर्मल पावर के लिए, उनका बोझा जरूर ग्राहक पर पड़ रहा है। और आगे जाकर ये मुद्दा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि वितरण कंपनी के जो ग्राहक है वो वितरण कंपनी की बजाय बाहर मार्केट से पावर खरीदना पसंद करते हैं और जो कि बड़े ग्राहक है। और इसका वितरण कंपनी के फाइनेंसेस पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। एक तरफ जैसे आपने टैरिफ डिजाइन में जो दिखाया कि छोटे ग्राहकों को जहां पे उनको कंसिडरेशन होना चाहिए वो दिया नहीं जा रहा है, दूसरी तरफ बड़े ग्राहकों को वितरण कंपनी या मार्केट ये चूज करने में जितनी आसानी हो सके उतनी आसानी हो, इस तरीके की सारी पॉलिसी मेकिंग हम देख रहे हैं। ग्रीन ओपन एक्सेस लीजिए या फिर ये क्रॉस सब्सिडी कम करना लीजिए, या वितरण कंपनी इन लोगों को जो सर्विसेज देती है जिनके लिए कोई प्राइसिंग नहीं किया जाता, जैसे अगर आप एग्जांपल लेना चाहे तो बैंकिंग सर्विसेज है, स्टैंड बाय सर्विसेज है। तो आप अगर बड़े ग्राहक है और आप ओपन एक्सेस लेना चाहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी जितनी कम हो सके उतना ख्याल रखा जाता है और उसका सारा बोझा और उसका प्लानिंग और उसका खर्चा ये वितरण कंपनी और छोटे ग्राहकों पर पड़ रहा है। और जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं और जैसे जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा ले रहे हैं ग्रिड में, जो कि आवश्यक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी नहीं लेना चाहिए, पर ये जो परिणाम है उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो एक तरफ से डिस्कॉम के लिए और अपने टैरिफ के थ्रू और क्रॉस सब्सिडी के माध्यम से कितना खर्चा वसूल कर किया जा सकता है उस पर अभी बहुत ज्यादा मर्यादा है और उस पर बहुत अंकुश मैं बोल सकती हूँ, बट ये अंकुश आर्थिक वजह से है, ना कि रेगुलेटर तो है ही जो सेट कर रहा है सब, बट जो रूम फॉर मैन्यूरिंग है कि कितना आप उसमें बढ़ोतरी ला सकते हैं उसके लिए बहुत कम जगह बची है। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि आगे जाते अगर राज्य सरकारें छोटे ग्राहकों का विचार ना करे तो उन पर बहुत ही बड़ी मुसीबत होने वाली है। तो एक तो बात आगे जाते हुए समझ में आ रही है कि सब्सिडी बिल्कुल अत्यावश्यक है और सरकार ने उसकी तरफ ढंग से ध्यान देना चाहिए। फिर ये सब्सिडी की पेमेंट अगर समय पर ना हो तो उसके जो परिणाम है, जो राजस्थान पहले भी भुगत चुका है, क्योंकि राजस्थान का जो आपने रेगुलेटरी एसेट बोला वो पहले 90,000 था उदय के बाद और बाकी कुछ इसके बाद अभी 50,000 तक आ चुका है। बट ये फिर भी बहुत बड़ी रकम है और इसको आप भले 5 साल में भी वापस लेना चाहे तो भी उस पर बहुत बड़ा कैरिंग कॉस्ट लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमें समझना है कि आगे चलते हमारे पास वैसे भी क्रॉस सब्सिडी की ऑप्शन कम होती जा रही है। तो सब्सिडी ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए सरकार को सब्सिडी के लिए उत्तरदायी पकड़ना ये भी बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं रखना चाहूंगी कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रही है उसके वजह से आप लोगों में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में कि एक नया रिसोर्स एडिक्वेसी करके जो एक चर्चा में विषय है बंद कि करवा
हेलो अंशुमन जी, आपने कुछ कहा? जी नहीं अश्विनी, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, प्लीज कंटिन्यू। ओके, सॉरी। हाँ, ये जो रिसोर्स एडिक्वेसी नाम की जो चीज है, इसके तहत सारे डिस्कॉम्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश लाया है कि उन्होंने अगले 4 साल 5 साल 2030 तक के जो नेशनल लेवल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड होगी उस डिस्कॉम को ये सारा कॉन्ट्रैक्टिंग करना है, और वो भी राज्य स्तर पर करना है। जबकि बड़े ग्राहक उनको आजादी है कि वो डिस्कॉम से ले या ना ले और आगे जाकर अपना सप्लाई खुद करे। तो इसका परिणाम ये होने के संभावना है कि डिस्कॉम कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, पर ये खरीदने वाला कौन होगा? और यदि ये जो ग्राहक है, बड़े ग्राहक, ये डिस्कॉम के साथ जुड़े नहीं रहते हैं, तो इस पावर परचेस का सारा खर्चा, बोझ ये छोटे ग्राहकों पर आ जाएगा। तो इस विषय में ग्राहकों ने आप जैसे सब लोगों ने, अभ्यासकों ने सतर्क रहना और डिस्कॉम को जवाबदारी बनाना, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब मैं 2 मिनट में बस कुछ बाकी राज्यों से जो हमारे अनुभव है कि जहाँ पे कुछ कुछ अच्छा किया जा रहा है और जो शायद राजस्थान में भी आप अपना सकते हैं, ऐसी कुछ चीजों के बारे में मैं बात रखना चाहूंगी। तो एक तो अभी खैर महाराष्ट्र में ये स्थिति नहीं है, पर 5 से 6 साल पहले महाराष्ट्र में बहुत अच्छी व्यवस्था थी, जहाँ पे उन्होंने ग्राहकों का कहना रखने के लिए उनको एक मंच दिया हुआ था। कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो अभी तो महाराष्ट्र में नहीं है, पर अगर राजस्थान में ऐसा कुछ हो सके तो उसकी वजह से जो चीजें आपने पहले बोली थी कि पिटिशन की क्वालिटी या फिर डेटा किस तरीके से आना चाहिए, पिटिशन लोगों के सामने पब्लिक चर्चा के लिए रखने से पहले उसमें जो सुधारना हो सकती है उसके लिए टेक्निकल वैलिडेशन सेशंस, ये सारी चीजें अगर हम इसका आग्रह कर सके, हम इसके लिए किसी तरीके से संवाद करके रेगुलेटर से इसके बारे में कुछ कर सके, तो ये बहुत ही उपयोगी होगा सारी प्रक्रिया सुधारने की हिसाब से। दूसरी एक चीज जो महाराष्ट्र में पिछले 10 सालों, मैं बोलूंगी करीब करीब 10 साल पहले हमने की थी, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण हुई थी सप्लाई एंड सर्विस क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करने में, जो कि हर बड़े डिस्ट्रिक्ट में सीजीआरएफ और कंज्यूमर इश्यूज को लेकर हमने वर्कशॉप्स, हमने मतलब ये किसी संस्था ने नहीं बल्कि कमीशन ने इसको कन्वीन किया था। बट ये वर्कशॉप्स जो थे उसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत सक्रिय रूप से सहभाग किया था, और उसमें उसके दौरान जो वहाँ के हर एक डिस्ट्रिक्ट पे जो इश्यूज है, किस तरीके के बहुत सारे इश्यूज आप अगर देखेंगे ध्यान से तो 80% इश्यूज ये बहुत कॉमन होते हैं, और एक 20% ही ऐसे होंगे जिनके लिए बहुत खास कुछ करने की जरूरत है। तो ये बहुत बहुसंख्य जो इश्यूज है, जो कॉमन है, उनके लिए अगर हम मिलजुल कर कुछ पर्याय निकाल सके तो वो बहुत जल्दी सप्लाई एंड सर्विस क्वालिटी इंप्रूव करने में मदद करता है। तो इस तरीके के वर्कशॉप्स अगर राजस्थान कमीशन ग्राहकों के लिए और सीजीआरएफ और ओम्बड्समैन की मदद से करे तो ये बहुत ही बड़ी और उपयोगी चीज होगी। तीसरी एक है जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है टैरिफ का, जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो डिस्कॉम करता है। ओडिशा कमीशन हर साल एक सेपरेट पब्लिक हियरिंग कंडक्ट करती है हर डिस्कॉम के लिए, जिसमें सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ही चर्चा होती है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लानिंग के बारे में लोगों की राय ली जाती है, और बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था है वो। तो इस तरीके के अगर हम एग्जाम्पल्स लेके राजस्थान कमीशन के सामने रख पा सकते हैं कि ऐसा कुछ वो भी करे, तो उसकी वजह से भी ग्राहकों को एक तो उससे पारदर्शिता बढ़ती है, और मैं जहां तक मैं समझती हूँ राजस्थान डिस्कॉम भी बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। तो इस बारे में जितना भी लोगों को समझ में आए किस तरीके का कैपेक्स है, क्यों है,
क्या इम्प्रूवमेंट इस कैपेक्स से हम अपेक्षित कर सकते हैं, और जबकि ये कैपेक्स पूरा हो तो वो इम्प्रूवमेंट हुए हैं नहीं, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी हो। तो ये कंपनी को जवाबदारी बनाने के लिए ये एक बहुत उपयोगी तरीका है। तो मैं जरूर आपको उसके बारे में भी विचार करने के लिए अनुरोध करूंगी। और एक चीज है जो कि अगर कमीशन के सामने आप सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेट एडवाइजरी कमेटी सब लोग मिलकर कुछ बातें रखें, तो शायद ये उम्मीद होती है कि उसके बारे में कमीशन ज्यादा महत्वपूर्ण उसको उसको जो आवश्यक महत्व देकर उस पर कुछ आदेश निकाल सके। उनमें से कुछ होंगे, जैसे मैंने कहा कि अभी आप बोल रहे थे प्रेजेंटेशन में कि 100% फीडर मीटरिंग और डीटी मीटरिंग हो चुका है, ये डिस्कॉम का बोलना है। वाकई में अगर ये हुआ है और वो AMR मीटर्स है, तो एक प्रस्ताव हम कमीशन के सामने रख सकते हैं जो कि एग्रीकल्चरल एस्टिमेशन बेस्ड ऑन फीडर मीटरिंग। क्योंकि अभी जिस तरीके से मेरा अभ्यास बहुत गाढ़ा नहीं है राजस्थान में एग्रीकल्चरल मीटरिंग का किस तरीके से अभ्यास किया गया है और किया जाता है, लेकिन आप सब लोग ज्यादा जानते हैं। पर महाराष्ट्र ने 2018, 19, 20 में जो स्टडी किया था और उसके बाद जो रीस्टेटमेंट किया गया था एग्रीकल्चरल सेल्स का और उसकी वजह से डिस्कॉम के लॉसेस का, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा। और वो बहुत महत्वपूर्ण रहा डिस्कॉम को उत्तरदायी बनाने के लिए। जिस तरीके की चीजें आपने रखी थी कि कनेक्टेड लोड सही है या नहीं, सेल्स प्रोजेक्शंस आपके राजस्थान के यूसेज से मिलता जुलता है या नहीं। महाराष्ट्र में भी यही सारी चीजें सामने आई थी कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड था कनेक्टेड लोड, आवर्स ऑफ सप्लाई जो एग्रीकल्चर को दिखाए गए थे वो प्रैक्टिकल नहीं थे। तो इस तरीके की अगर और स्पेशली अगर फीडर मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ये करना मुमकिन है। फिर अगर ना करने की वजह हजारों हो सकती है, बट हम भी अपना प्रस्ताव रख सकते हैं कि ये किया जाए और इस तरीके से चीजें की जाए। दूसरा प्रस्ताव जो SSC में रख सकते हैं वो है कि SOP के रिलेटेड जो कंप्लायंस है डिस्कॉम्स का, उसका स्टेटस क्या है, उसके बारे में एक जनसुनवाई ली जाए। और ये सेक्शन 59(2)B के अंडर कमीशन पे लागू होता है कि ये करे, साल में कम से कम एक बार करे। तो आज तक तो मुझे पता नहीं राजस्थान कमीशन ने ये किया है क्या, बट ये करने का अगर हम अनुरोध करें और उसको उस प्रोसेस को अगर इंस्टीट्यूशनल कर सके तो वो एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड होगा। और बाकी भी चीजें हैं, पर मैं अभी रुकती हूँ। जैसे सवाल आएंगे और जिस दिशा में चर्चा जाती है उस तरीके से फिर मैं फिर से चाहे तो कुछ बात रखूंगी। मुझे ये बोलने के लिए जो आपने अनुमति दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी, आपके बहुत ही डिटेल्ड और एग्जॉस्टिव इनपुट्स के लिए। दूसरे राज्यों के अनुभव से जो राजस्थान सीख सकता है उसमें आपके कमेंट्स काफी कारगर और यूजफुल रहेंगे। अ, मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर की ओर से प्रतीक अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं, उनको कि वो अपने विचार और अपने जो भी हमने इश्यूज डिस्कस किए उन पे कुछ इंसाइट्स शेयर करना चाहें तो प्रतीक। राइट, धन्यवाद अंशुमन। सबसे पहले तो मैं आई थिंक सीप को धन्यवाद देना चाहूँगा हमें इस डायलॉग में बुलाने के लिए। आई थिंक सीप आई थिंक उन चुनिंदा ऑर्गेनाइजेशंस में है अब जो इस तरह के मुद्दों पर बात कर रही है या फिर डायलॉग ऑर्गेनाइज कर रही है। आई थिंक बहुत ही कम ऐसी संस्थान हैं, और अगर आप देखेंगे अक्रॉस स्टेट्स जो डीपली इन इश्यूज को टच करते हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सीप को, और बाकी सभी साथियों को मेरा नमस्कार जो आज यहाँ इस डायलॉग से जुड़े हैं। और जैसा कि आपने कई महत्वपूर्ण आई थिंक मुद्दों पर आपने अपनी बात रखी जो अभी रिसेंटली हमें राजस्थान के डिस्कॉम के टैरिफ ऑर्डर से संबंधित समझ में आई। उसमें कुछ पॉइंट मैं अपने भी रखता हूँ। एक रेगुलेटरी एसेट की आपने बात करी जो आई थिंक काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इस पे ये जरूरी होगा कि और इस डायलॉग के माध्यम से
कंज्यूमर्स को भी ये समझना होगा कि रेगुलेटरी एसेट एक बहुत बड़ा भार है। हम एक मीटिंग में थे रेगुलेटरी कमीशन के साथ, जहां पर आई थिंक मेंबर साहब ने कहा कि लगभग लगभग 83 पैसे या फिर 84 पैसे, लगभग लगभग 10% या 12% हमारी जो हम टैरिफ आज के समय में पे करते हैं, तो लगभग लगभग उतना टैरिफ हम सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट के फॉर्म में दे रहे हैं, जो कि ये रेगुलेटरी एसेट पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट हम लोग सब बियर कर रहे हैं, राजस्थान के जो भी निवासी हैं। तो करीब करीब 10-12% सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट ही हम लोग हर साल देते आ रहे हैं, और प्रिंसिपल की कोई रिकवरी नहीं हो रही है। तो आई थिंक एज कंज्यूमर्स हम सबको थोड़ा सा डिसीजन लेना होगा। डिस्कॉम्स ने भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से नियामक आयोग को पुश करने की कोशिश करी है कि वो लोग रेगुलेटरी एसेट का एक लिक्विडेशन प्लान बनाए, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। और हमारा भी अपना खुद का आकलन ये कहता है कि अगर हम पिछले 10 साल का डेटा देखें तो अगर आप देखेंगे तो रेगुलेटरी एसेट कम जरूर हुआ है, बट उससे ज्यादा हम लोगों ने लगभग लगभग इंटरेस्ट कॉस्ट के फॉर्म में पे कर दिया है। तो इसका अगर एक सॉल्यूशन देखा जाए तो हमने कुछ नंबर्स निकालने की कोशिश करी थी कि अगर रेगुलेटरी एसेट को हमें कम करना हुआ या बिल्कुल ही खत्म करना हुआ तो इसमें क्या चीज करी जा सकती है। तो लगभग लगभग ये निकल कर आया कि 35 पैसे या फिर लगभग लगभग 4.5% अगर एक कंज्यूमर पे भार डाल दिया जाए, जो कि अगले 5 से 7 साल तक जारी रहेगा, तो ये पूरा रेगुलेटरी एसेट जो है खत्म हो सकता है। लगभग लगभग इसका कंज्यूमर पे इम्पैक्ट आएगा, 35 पैसे टैरिफ इंक्रीज होगा या फिर 4.5 से 5% के आसपास टैरिफ इंक्रीज होगा, और अगले 5 से 7 साल के अंदर ये पूरा रेगुलेटरी एसेट जो है खत्म हो जाएगा। साथ ही अगर आप देखेंगे तो जो इंटरेस्ट कॉस्ट आप पे कर रहे थे वो भी लगभग लगभग जो हमने मोटा मोटा निकाला था कि 25 से 30 हजार करोड़ के आसपास इंटरेस्ट कॉस्ट भी आप नहीं पे करेंगे अगर इसका लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो एक आई थिंक हमें कंज्यूमर्स की तरफ से ये डिमांड रखनी होगी, वरना हम लोग ये इंटरेस्ट कॉस्ट अगले 10 साल तक फिर पे करते रहेंगे और रेगुलेटरी एसेट कभी खत्म नहीं होगा हमारा ये। तो पहला तो मेरा ये सबमिशन रेगुलेटरी एसेट के रिगार्डिंग था। दूसरा सबमिशन था, आपने पावर परचेज की बात करी कि पावर परचेज में काफी खामियां हैं और कहीं कहीं जगह पे कॉस्ट इंक्रीज है और उसका ब्यौरा नहीं दिया गया है कि क्यों इंक्रीज है, क्या उसका जस्टिफिकेशन है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे रेज करना चाहता हूँ, जो हमारे खुद के स्टेट के जो पावर प्लांट हैं, जो राजस्थान जेनको के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके ऊपर काफी आई थिंक चर्चा होनी जरूरी है कि उनकी अवेलेबिलिटी काफी कम है। और ये बात डिस्कॉम्स भी काफी सालों से कहता आ रहा है कि हमारे खुद के जो स्टेट राजस्थान के जो खुद के थर्मल पावर प्लांट है, कोल प्लांट है, उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, जो कि लगभग लगभग ऐसी ऐसी उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो 82% तक अवेलेबल हो। बट अगर हम पिछले 5-6 साल का डेटा उठा के देखें तो वो 60 से 65% के आसपास उनकी साल की अवेलेबिलिटी रही है, जो कि काफी कम है। और होता क्या है कि इसकी वजह से इनको महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, इनको और उन सोर्सेज से खरीदनी पड़ती है बिजली जो इनके जो डिस्कॉम से कंट्रोल में नहीं है। आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हमने एक असेसमेंट किया था CW ने पिछले साल, जिसमें हमने देखा था कि अगर अगर ये प्लांट अवेलेबल होते तो क्या कंज्यूमर का टैरिफ कम हो सकता था और कितना कम हो सकता था। तो ये लगभग हमने अमाउंट निकाला कि अगर इसमें से जो सस्ते प्लांट हैं, क्योंकि सारे ही प्लांट, ऐसा नहीं कि सभी प्लांट हमारे राजस्थान के सस्ते हैं, अगर सस्ते वाले अपनी फुल कैपेसिटी पर रन करते हो, वो पूरा अवेलेबिलिटी अपनी दिखाते, तो करीब 500 से 700 करोड़ लगभग लगभग ये डायरेक्ट बेनिफिट हो सकता था कंज्यूमर्स को। तो ये मेरा दूसरा सबमिशन होगा कि स्टेट पावर स्टेशन की अवेलेबिलिटी कैसे हम इम्प्रूव करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, आपने ये इंटर और इंट्रा स्टेट लॉसेस के सेपरेशन के बारे में आपने बात करी मणिदीप जी ने। तो आई थिंक काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, और ये जो विषय है ये आई थिंक काफी स्टेट में ये प्रॉब्लम है, जहां पर डिस्कॉम्स ये इंटर और इंट्रा स्टेट लॉसेस को अलग अलग करके नहीं दिखाती हैं। यूपी में भी ये प्रॉब्लम हुआ करती थी, बट आई थिंक पिछले 2-3 साल में वहां पर ये करेक्शन कर दिया गया है, और अब वो इंटर और इंट्रा को अलग अलग करके दिखाते हैं। इसमें मैं एक करेक्शन आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा मणिदीप जी। आई थिंक जो आप नंबर दिखा रहे थे 3%, 3.5% और स्टेट्स का इंटर और इंट्रा का, वो शायद ये भी हो सकता है कि उन्होंने एग्रीगेशन कर रखा हो, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इंटर और इंट्रा अगर आप ग्रॉस कर लो या एग्रीगेट कर लो तो ओवरऑल लॉस अपने आप कम हो जाएंगे। तो वो थोड़ा सा आई थिंक आपको विजिट करने की जरूरत है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो हमने भी एक असेसमेंट करा था कि इनके इंट्रा स्टेट लॉसेस क्यों बढ़ रहे हैं। तो उसमें RE का जो रोल है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो, क्योंकि अभी हम लोग डे टाइम में एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स को सप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंट्रा स्टेट लॉसेस काफी बढ़ गए हैं, जो लगभग लगभग 3.2% या
लगभग 3% के आसपास रहते थे, वो अब पिछले करीब करीब अगर आप देखेंगे पिछले 2 साल में, हमने 4 साल का डेटा देखा था ये, तो पिछले 2 साल में लगभग 4.5% के आसपास रह रहे हैं। और इसका टेक्निकल कारण है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ डिस्कॉम्स की तरफ से या ट्रांसमिशन कंपनी की तरफ से कुछ डेटा छुपाया गया है। वो उसका वाकई में बिल्कुल टेक्निकल कारण है जिसकी वजह से ये लॉसेस बढ़े हैं, बिकॉज आपका जो रिएक्टिव पावर होती है सिस्टम में वो बढ़ गई है, इसकी वजह से लॉसेस इनके बढ़ गए हैं। बट ये काफी जरूरी होगा कि लॉस इन दोनों को अलग अलग करके दिखाया जाए, जिससे कि ये पता चले इस कहाँ पर इनको कम करने का स्कोप है। तो ये हमारा तीसरा सबमिशन है। चौथे की अगर हम बात करें, आई थिंक अ, अश्विनी जी ने मेंशन किया कि क्वालिटी और रिलायबिलिटी पर काफी सजेशंस दिए। तो इस पे एक सजेशन हमारा ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो नियामक आयोग जो बिजली के रेट तय करता है उसमें ये वो निर्धारण करता है कि कितने घंटे हम बिजली सप्लाई करेंगे, क्या क्वालिटी होगी, क्या रिलायबिलिटी होगी, वो सब पैरामीटर्स ऑलरेडी कंसीडर करे जाते हैं। जब कमीशन ये सारे पैरामीटर्स कंसीडर करके रेट डिसाइड करता है, तो कमीशन अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके डिस्कॉम्स को ये डायरेक्शन भी दे सकता है, क्योंकि उनके पास अब स्मार्ट मीटर का डेटा आने लगा है। मेनली हमने देखा जाए तो जो घरेलू उपभोक्ता हैं या फिर आपके एग्रीकल्चर उपभोक्ता जो उनके ऊपर क्वालिटी और रिलायबिलिटी है काफी प्रॉब्लम है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि घरेलू उपभोक्ताओं पर काफी लगभग 3 से 4 लाख आई थिंक राजस्थान में स्मार्ट मीटर्स लगे हैं, और धीरे धीरे ये संख्या काफी बढ़ जाएगी आने वाले कुछ महीनों में। तो नियामक आयोग आई थिंक स्मार्ट मीटर का डेटा जो है उसका असेसमेंट कर सकता है, जिससे कि उनको खुद ही एक आइडिया लग जाएगा कि स्टेट में क्वालिटी, रिलायबिलिटी, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, इसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है और कैसे इसको टैरिफ में जोड़ा जा सकता है। और इसी तरह से जब ये डेटा अगर डिस्काउंट्स नहीं देती है तो इसमें टैरिफ के रिगार्डिंग कुछ पेनल्टी लगाई जा सकती है कि जब तक आप हमें ये डेटा नहीं देंगे तब तक हम आपका टैरिफ को इन्हीं मापदंडों पे लगाएंगे। तो ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा, आपने टैरिफ के ऊपर बात करी थी कि जो बीपीएल कैटेगरी कंज्यूमर्स हैं, जो काफी छोटे तबके का कंज्यूमर है, लोग जिनकी इनकम काफी कम होती है, अर्निंग पावर उतनी नहीं होती है, उस पे मेरा एक छोटा सा सबमिशन ये है कि जो 50 जो टैरिफ जो है वो तो काफी हद तक बढ़ा दिया गया है, उसको तो दोबारा से रिविजिट करना ही पड़ेगा। बट जो आपका मंथली जो 50 यूनिट का इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो आई थिंक महाराष्ट्र से हम लोग एग्जाम्पल ड्रॉ कर सकते हैं। महाराष्ट्र ही मेरे दिमाग में सिर्फ इस समय आता है, जहां पर वो कहते हैं कि 50 यूनिट मंथली या फिर 600 यूनिट सालाना। तो वो जिससे कि जो ये छोटे कंज्यूमर्स हैं इनको गर्मी और सर्दी जो दो मौसम है उसका वो बेनिफिट ले सके। कई बार होगा कि उनका कंजम्पशन हो सकता है कि 40 ही यूनिट रहे, कई बार हो सकता है कि उनका कंजम्पशन 60 यूनिट रहे गर्मियों को महीने में। तो वो ये जो आपका गर्मी और सर्दी का मौसम का जो वेरिएशन है इसका वो बेहतर इस्तेमाल कर सके, और उनकी कंजम्पशन की जो मॉनिटरिंग है वो सालाना बेसिस पर हो। क्या वो 600 यूनिट रखी जा सकती है कि अगर 600 से ऊपर गया तो फिर उनके ऊपर जो डोमेस्टिक का दूसरा वाला चार्ज है तो वो लगाया जा सकता है। बाकी अभी मैं फिलहाल मैं रुकना चाहूंगा यहाँ पर। कुछ और कमेंट्स होंगे मेरे लिए, कुछ और जानकारी चाहिए होगी तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर दिस। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक, आपके बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सुझावों के लिए। तो इस के बाद मैं सभी प्रतिभागियों के लिए इस डिस्कशन को ओपन करना चाहूंगा कि अगर उनके मणिदीप से या सिमरन से प्रेजेंटेशन के ऊपर या फिर हमारे विशेषज्ञों अश्विनी या प्रतीक से कोई भी प्रश्न है तो वो कृपया उसको अभी पूछ सकते हैं। प्रतीक, जो आप हाईलाइट कर रहे थे ट्रांसमिशन बिफोर समबडी एल्स कम्स इन, बाकी जी बोलने से पहले, वो जो ट्रांसमिशन लॉसेस हमने चेक किया था वो जो बाकी स्टेट्स को जो कंपैरिजन था वो जी। इंट्रा और इंटर को कैस्केड करके भी इनका जो सब 4% लॉसेस, 4% से कम लॉसेस दिखा रहा है जो अच्छा, स्टेटस हमने कैस्केड करने के कंपेयर बाद भी? अच्छा। कैस्केड करने के बाद भी। ओके। और जो राजस्थान के केस में एग्रीगेट में जो डेटा देता है वो 8% है, ऑलमोस्ट डबल है। राइट 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 राइट। या हाँ, फिर तो इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने हाँ राजस्थान के इंट्रा स्टेट लॉसेस देखे थे, वो करीब करीब 4.5% के आसपास आ रहे हैं साढ़े आपके। एग्जैक्ट वो है साढ़े चार कुसुम स्कीम परसेंट में, के वो आसपास है। राइट डे टाइम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन के बाद और राइट। बढ़ गया था। और बढ़ गया है वो, राइट। हाँ। जी, राइट। थैंक यू। थैंक यू। प्रतीक, ये जो आप डेटा रिपोर्ट कर रहे हैं ये पिछले साल का डेटा था, इस साल इन्होंने ऑलमोस्ट डबल कर दिए, तो काफी ओके। प्रॉब्लमेटिक है विदाउट एनी हाँ, क्लैरिफिकेशन के ये क्यों हो रहा है। बिल्कुल रीजन इन्होंने बिल्कुल। ओपनली वो सेम ही दिए हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक सिमरन फिर तो ये डेफिनेटली आई थिंक इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है, कमीशन को काफी डीपली देखना चाहिए। 8% तो काफी ज्यादा लॉसेज हुए। जी, धन्यवाद प्रतीक। उपस्थित प्रतिभागियों में अगर किसी का कोई प्रश्न है, राकेश परमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक गुप्ता जी हैं, जोनल सीजीआरएफ और कॉर्पोरेट सीजीआरएफ के मेंबर्स भी हैं। अगर कोई प्रश्न है तो वो उसे पूछ सकते कुछ प्रश्न है, कुछ सुझाव हैं, आप अपना दृष्टिकोण भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं हमने जो कहा हो सही हो। आपके जो विचार हैं आप कृपया जरूर रखिए। तो मैं कुछ प्रश्न जो मैसेज पे रिसीव हुए थे उनको पढ़ना चाहूंगा, जब तक कोई सामने आता है। जैसे लक्ष्मीकांत शर्मा जी ने कहा कि प्रीपेड मीटर्स को फेज वाइज और कैटेगरी वाइज इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और इफेक्टिव मीटर से बिजली की चोरी काफी प्रोत्साहित होती है। तो इसके अलावा उनका कहना था कि जोनल स्तर के जो सीजीआरएफ हैं उनके तो सक्रिय नहीं है, जिसकी वजह से ग्राहक अपनी समस्याओं के समाधान हेतु अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रतीक, स्मार्ट मीटर्स पे क्या आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? आई थिंक सीडब्ल्यू, हम तो स्मार्ट मीटर्स पे ज्यादा देखते नहीं है, सीडब्ल्यू का काफी एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से। और अश्विनी, अगर आप भी कुछ कमेंट करना चाहें। राइट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सिमरन जी। स्मार्ट मीटर्स पे अगर मैंने सही से समझा, जो सवाल है वो ये है कि प्रीपेड मीटर्स को बढ़ावा देना चाहिए, क्या यही है सवाल? लगभग लगभग कि हमें पोस्ट पेड मीटर्स की जगह प्रीपेड जो अभी स्मार्ट मीटर्स में सुविधा उपलब्ध है उसके साथ हमें जाना चाहिए, क्या यही सवाल है? मैं बस समझना चाह रहा हूँ। अंशुमन, आप क्लैरिफाई कर सकते हैं? आई थिंक लक्ष्मीकांत तो जी ने हाथ रेज किया है हाँ शायद। जी, मैं उन्हीं का था, उन्हीं को मैं आमंत्रित करता हूँ। लक्ष्मीकांत जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को? हाँ लक्ष्मीकांत जी। जी। मेरी आवाज हाँ आ रही है? जी जी, लक्ष्मीकांत आ जी रही है। आइए। हाँ, मेरा सबमिशन ये था, स्मार्ट मीटरिंग में एक तो प्रीपेड वाला प्रोविजन, दूसरे प्रोविजन जो अपन पीक लोड आवर्स में जो बिजली की खपत करते हैं जी उसकी टैरिफ अकॉर्डिंग टू लोड के हिसाब से होना चाहिए, जो कई जगह हो रहा है वो अभी भी। जैसे अपन क्या करते हैं, पीक लोड आवर्स में यूज ज्यादा करते हैं बिजली का, उसकी टैरिफ अगर हायर होगी, और कई बार जब ऐसा पीरियड होता है कि अपने पास जनरेशन खूब होता है और बिजली की खपत होती नहीं है, वहां टैरिफ कम की जाए। मेरा मतलब ये था। जी जी लक्ष्मीकांत जी, अगर मैं सही से समझ पा रहा हूँ तो आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री, भारत सरकार ने तो ये अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कंज्यूमर रूल्स 2023 में ये बात कही है कि 10 किलोवाट से ऊपर के सभी कंज्यूमर्स पे, ये जो आप कह रहे हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग ये समय में जब डिमांड होती है तो उस हिसाब आप से इलेक्ट्रिसिटी रेट लगना चाहिए। तो भारत सरकार रेट ने तो ये चीज कह दी है कि इनको करना होगा कि सोलर आवर्स में जब हमारे पास काफी, जब बिजली ये ज्यादा सरप्लस में अवेलेबल होती है तो रेट कम होना चाहिए उस टाइम पर। और यस अगर बिजली कंपनियां देख रही है कि इस समय पर हमारे पास डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो रेट थोड़ा बढ़ जाना चाहिए। आई थिंक यस आने वाले सालों में जब ये स्मार्ट मीटर्स पूरी तरह से लग जाएंगे सभी कंज्यूमर्स के ऊपर, तो हाँ मतलब ऐसा मेरा मानना है कि लगभग लगभग आने वाले 5 एक सालों में ये देखने के लिए मिल सकता है हमें, घरेलू उपभोक्ताओं के ऊपर भी। अभी इंडस्ट्रीज के ऊपर तो ये चीज लगी रही है, अभी नियामक आयोग ने नया टीओडी स्ट्रक्चर उनके लिए लगाया है, बट डोमेस्टिक के लिए भी ये चीज आने वाले लगभग लगभग 5 7 सालों में ये चीज देखने के लिए मिल सकती है। एक्चुअली होता क्या है कि जब पीक लोड आवर्स होते हैं तभी सभी लोग यूज करते हैं बिजली, जी और उस टाइम बिजली अपन को बाहर से खरीदनी पड़ती है, वो काफी महंगी होती है। बट आप लक्ष्मीकांत जी ये भी देखेंगे ना, इसके अंदर अगर डोमेस्टिक की हम बात करें तो उसके पास ऐसा कौन सा लोड है जो वो शिफ्ट कर सकता है? नहीं नहीं, लोड शिफ्ट नहीं करता, लेकिन महंगी बिजली में वो थोड़ी सी उसको तो करेगा, अपने कुछ तो कम करेगा। हाँ, जैसे कुछ वो कम करेगा उसको अगर, राइट। प्रेस करना है, बिल्कुल। उसको प्रेस करना है, किसी को वॉशिंग जी मशीन चलाना है, तो वो जी ऑफ आवर्स में उनमें चलाएगा, पीक लोड जी आवर्स में नहीं चलाएगा। जी 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 हाँ, वो चीजें बिल्कुल शिफ्ट करी जा सकती हैं, और थोड़ा आई थिंक बिहेवियरल चेंज भी लाया जा सकता है। अगर आपके घर में 3 एसी हैं और उस समय पे मान लीजिए बिजली Yes, महंगी है, yes. तो हाँ, तो अगर पीक लोड में एक एसी चला हाँ, के उसमें बैठेंगे सभी। एक ठीक कमरे है। में चला के सभी लोग बैठ जाएंगे, राइट। हाँ, दूसरा मेरा ये था, ये सीजीआरएफ के जो कमेटी है अपनी,
इनमें इनमें लोगों का क्या मंशा है कि सिर्फ हमारे बिलिंग संबंधी कंप्लेंट ही यहाँ पे सुनी जाती हैं, उसका भी बहुत लोगों में अवेयरनेस है ही नहीं। आईजीआर का ही ज्यादा है इनके, सीजीआरएफ का ही। मेरा ये मानना है कि उसमें बिलिंग नहीं, सारी कंप्लेंट हम सुन सकते हैं, उनकी सेफ्टी इशू भी सुन सकते हैं। सीजीआरएफ की जो कमेटीज है ना, हेलो, जी 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 लक्ष्मण जी बोलिए, लक्ष्मीकांत आगे जी। बताइए। आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है लक्ष्मीकांत जी, बोलिए। हाँ, तो मेरा ये था कि एसओपी के हिसाब से इसका डिवीजन लेवल पे एक मीटिंग क्वार्टरली होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो होता नहीं है। उसमें अगर ये डिवीजन लेवल पे इसको अपन करने लग जाएं तो सारा कुछ इसमें बेनिफिट हो सकता है, कंज्यूमर्स को भी और डिपार्टमेंट्स के भी। जो कोर्ट केसेस में इतना सारा खर्चा हो रहा है वो बहुत काफी कम हो सकता है। अंशुमन जी तो आप इस पे जी, बताना चाहेंगे, मैं क्योंकि वही सीप जो कहना है वो चाह रहा था। राजस्थान के सीजीआरएफ में भी काफी काम कर रही है, तो तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ लक्ष्मीकांत जी कि जहाँ जो अपने जोनल और कॉर्पोरेट स्तर के सीजीआरएफ फोरम्स बनाए गए हैं, उनकी अवेयरनेस को लेके एक कमी है राजस्थान में। और कहीं ना कहीं जो विनियामक आयोग द्वारा रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उनकी अनुपालना भी डिस्कॉम्स द्वारा पूर्णतः नहीं की जा रही है। हाँ जी। तो जहाँ जैसे आपने कहा कि बिलिंग के अलावा भी इसमें मुद्दों को लिया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है कि सेफ्टी और सप्लाई के बाकी जो इश्यूज हैं, आपके टेक्निकल इश्यूज को भी इसमें लिया जा सकता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं खामी है डिस्कॉम की ओर से। और नियामक आयोग भी नियमों की अनुपालना पूरी तरीके से डिस्कॉम द्वारा नहीं करवा पा रहा। इस संदर्भ में हमारे कुछ प्रयास वैसे तो चल रहे हैं, लेकिन मेरे विचार में कि डिस्कॉम्स को और इस पे प्रयास करने की जरूरत है। ओके, थैंक यू। मैं इनवाइट करना चाहूंगा अशोक गुप्ता जी को, अगर सर आप जुड़े हैं। यस सर, अशोक गुप्ता। जी सर जी। सर मेरा ये कहना है, स्ट्रीट लाइट्स स्ट्रीट लाइट्स डे में भी काफी जगह चालू रहती है। अगर गवर्नमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, डिस्कॉम डिपार्टमेंट इस बारे में थोड़ा वेटेज दे कि इन ऑल ओवर एरिया स्ट्रीट लाइट्स कंट्रोल कर दी जावे, तो काफी कुछ लोड पब्लिक पर कम पड़ेगा। श्रीमान मेरा समझ रहे हैं मतलब अंशुमन सर? जी 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 सर, बिल्कुल समझ रहा हूँ सर। स्ट्रीट लाइट मतलब फुल डे चालू रहती है। जी अगर इसका कहीं डिस्कॉम पर आए कि भाई स्ट्रीट लाइट को कंट्रोल की जावे, तो उससे ऑल ओवर राजस्थान काफी कुछ यूनिट्स की बचत, अच्छी यूनिट्स की बचत हो सकती है। जी अशोक जी, मैं सहमत हूँ इस पॉइंट से। जैसे मनदीप ने पहले प्रेजेंटेशन में बताया था कि अभी यूटिलाइजेशन स्ट्रीट लाइट के लोड का 700% तक हमें दिखाई दिया था। और स्ट्रीट लाइट की मीटरिंग और उससे संबंधित भी इशू है, उससे जो एडवर्टाइजिंग का रेवेन्यू मिल सकता है वो भी डिस्कॉम पूरी तरीके से नहीं ले पा रहा। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सर अगर एडवर्टाइज से कमाई, इनकम आना एक सेकेंडरी बात है। स्ट्रीट लाइट जी इन बिल्कुल नाइट सर नीड जी। है, डे में नीड नहीं है। जी सर जी, आई एग्री विद योर पॉइंट थैंक सर। यू सर। और मनीदीप सर अगर सर कुछ ऐड करना चाहें आप टेक्निकली इसके ऊपर कुछ, तो। सर इसमें एक मुद्दा ये है कि जो स्ट्रीट लाइट का टैरिफ भी है, उसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों आप बाकी स्टेट से तुलना करेंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो स्ट्रीट लाइट का जो चार्जेस है वो सार्वजनिक कर दिए गए, वो सरचार्ज में जुड़ के आते हैं। म्यूनिसपैलिटी इसका पे नहीं करती, पंचायत इसका पे नहीं करती। तो एक अनावश्यक भार कंज्यूमर्स पे डाला जा रहा है और उसको सार्वजनिक किया जा रहा है, क्योंकि उस पर अब कोई जवाबदेही नहीं है। सर नगर निगम पालिका जेडीए जो भी नहीं दे रहा है सेकेंडरी बात है, पर सर अगर इसको सिर्फ मैं आपके इशू से सहमति हूँ, मैं आपको एक और इशू बता रहा हूँ उसके साथ। बस मेरा निवेदन ये है, बिल्कुल सहमत हूँ, बट इसमें टैरिफ के इशू को भी समझना पड़ेगा कि कैसे बाहर डाला जा रहा है बाकी कंज्यूमर्स पे। विजय जो डे में लाइटें जल रही है ना साहब, मैं उसको बंद करने की बात कर रहा हूँ, उसको सर लोड मैं कम हो सकता सर बिल्कुल बिल्कुल सहमत है आपसे, हम उस पर हम मना नहीं कर रहे। है। ओके सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू अशोक जी। पार्थ जी का सवाल है पार्थ शायद। पार्थ जी का सवाल है, तो। हेलो। हेलो। जी पार्थ जी। हाँ हरिओम हाँ, सर। हरिओम हेलो। सर, अभी पार्थ जी का सवाल लेके हम आपके पास आते हैं।
ओके सर। Am I audible, sir? हरी Hello. जी, पार्थ जी आवाज आ रही है आपकी, प्लीज बोलिए। हाँ सर, फर्स्ट आई वांट टू करेक्ट, ये मेरे बच्चे का फोन आईडी था। माय नेम इज अलकेंद्र सिंह। So I want to know that issue we were discussing about the smart meters और टेक्निकल और सेफ्टी से जो रिलेटेड इश्यूज हैं उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहता था और कुछ अपने सजेशंस बताना चाह रहा हूँ कि सर जो पावर क्वालिटी आज के टाइम में बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है एंड बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एलईडी लाइट्स, इन्वर्टर, एसी एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इन एवरी फील्ड, the effect of power quality is being very distorted in nowadays. तो इसके आने के लिए डिस्कॉम्स का क्या तैयारी है और किस तरीके से, क्योंकि ये एक ऐसा है कि एक पूरे चैनल या बस बार में इंटीग्रेट हो गया तो ये ट्रेवल करता रहता है और इट इज कंज्यूमिंग नॉट ओनली टू देयर इक्विपमेंट बट टू द अदर होम इंस्टॉलेशंस आल्सो। उसको पता नहीं होता कि कौन जनरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उसका क्या मिटिगेशन डिस्कॉम्स करेंगे। दूसरा सर, आई एम वरीड अबाउट द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो कंसर्न है नॉट ओनली फॉर डिस्कॉम बट फॉर द कंज्यूमर्स आल्सो। इस बारे में बहुत ही केयरलेसनेस तरीके से, यानी कुछ डिस्कॉम्स में हो ही नहीं रहा है। उनके खुद भी लोग इंसिडेंट्स में जा रहे हैं, कंज्यूमर्स भी जा रहे हैं, एनिमल्स भी हो रहे हैं और यहाँ तक कि रूरल और एग्रीकल्चर में तो चीजें ऐसी हो रही हैं कि वो रिपोर्ट भी नहीं हो पाती हैं प्रॉपरली। तो अभी राजस्थान में भी सर एक नेशनल फेडरेशन ऑफ इंजीनियर्स ऑन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो का गठन हो गया है, उसका राजस्थान चैप्टर ने भी ऑपरेट करना शुरू कर दिया है एंड आई एम आल्सो CWC मेंबर इन दैट। अगर कोई डिस्कॉम्स के इश्यू जो आपको उचित लगते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड हैं, तो वी आर रेडी टू टेक अप ऑन द NFE प्लेटफॉर्म आल्सो। So kindly let us know about this so that we can also take up with the DISCOM and other authorities for the electrical safety, not only for the consumers, but all well-beings, human beings, well-beings of this state. Thank you, sir. This was my submission. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं सहमत हूँ सेफ्टी की बातों से, जहाँ तक मैंने व्यक्तिगत तौर पे ऑब्जर्व किया है और काफी खामियां हैं डिस्कॉम्स के अभी के कार्यशैली में, जिनको सुधारने की जरूरत है। एक्सीडेंट्स के लिए उनकी प्रैक्टिसेस से लेकर जो मुआवजा एक्सीडेंट्स के केस में दिया जाता है, उन सबको लेके काफी ज्यादा इश्यूज हैं। टेक्निकल इश्यूज जो आपने कहे उसके लिए मैं मणिदीप या सिमरन को आमंत्रित करूंगा, लेकिन उसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर। जैसे ही कुछ भी ऐसा अवसर होता है जहाँ पे हम नेशनल फेडरेशन ऑफ सेफ्टी के राजस्थान के साथ चैप्टर के साथ कोलैबोरेट या फिर उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, हम बिल्कुल करेंगे सर। जी, Thank you, sir. Thank you. अलकेंद्र जी, अगर मैंने नाम अच्छे से सुना नहीं, अगर नाम गलत हो तो माफी चाहता हूँ। हाँ, आप अलकेंद्र सिंह सर। Yes, sir. जी जी, धन्यवाद। आपके सुझाव के लिए भी धन्यवाद। दशा वाकई में बहुत खराब है। हमने जो फीडर कभी और सब डिवीजन पे हम विजिट करते हैं, हमने पास से देखा कि लाइंसमैन के पास इक्विपमेंट नहीं होते बहुत बार उनको, और डिस्चार्ज रॉड जैसे क्रिटिकल इक्विपमेंट है यूज़ करने नहीं आते। लोगों से इंक्वायरी करने पे पता लगा कि सेफ्टी ट्रेनिंग के नाम पे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, अब मैं ये एग्जांपल के उदाहरण तौर पे दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं सभी के लिए सभी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ऐसे करते हैं, बट हमने ये सुनने में आया है कि सेफ्टी के नाम पे आके वो बस बोल दिया जाता है कि संभल के काम दीजिए, जो कि सेफ्टी ट्रेनिंग सर नहीं मैं है। आपको और एक इसका छोटी सी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ जी, जी जी प्लीज डोंट माइंड। क्या है कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पे जब उनका आदमी सीढ़ी पे चढ़ के पोल पे चढ़ता है तो वहाँ 3 फेस की गार्डिंग के लिए एक चेन होती है जो 200-300 रुपए में आ सकती है। वो उसको लपेट दे तीनों तारों पे जब सप्लाई बंद की है, ताकि कोई गलती से ऑन करे तो सबसे पहले शॉर्ट होके उसको इम्पेक्ट ना होके वो ब्रेकर ही ट्रिप हो जाए, मतलब उसको इम्पेक्ट कम हो। एक छोटी सी ये चीज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब पूरे सिस्टम। सब वही सिस्टम में जो बेसिक एक चेतना होनी चाहिए, एक ह्यूमन लाइफ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अनफॉर्चुनेट नहीं है। समता पावर चिरानिया जी काफी सालों से इस पे जी कोशिश करते आ रहे हैं।
लड़ते आए हैं सेफ्टी के लिए, हाई कोर्ट तक जाके वापस आ चुके हैं, पर आज भी सेफ्टी के जो डायरेक्टिव्स हैं उसकी अवहेलना होती आ रही है। तो जरूर हम मिलके आपसे आपके साथ इस पर काम करना जी चाहेंगे। थैंक यू। अंशुमन, एक दो सवाल मेरे ख्याल से और हैं। हरिओम जी कुछ जी कहना चाहते हैं? हरिओम जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। Yes. Ji sir, we are agreed your brilliant ideas and suggestions, sir, और positive debate रही साहब. Thanks for having me, sir. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच इससे जुड़ने के लिए Thanks. हमारी संवाद से। जी Thanks. हमारी कलीग प्रियंका कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मेरा सवाल नहीं था, एक छोटा सा कमेंट था। मनदीप ने भी हाईलाइट किया कि कंज्यूमर अवेयरनेस पे जहाँ GVVNL ने 21 करोड़ रुपए दिखाए, लेकिन उनका मंथली या सर्कल वाइज बताया नहीं कि किस तरीके का कंज्यूमर अवेयरनेस किया गया और किन 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 क्षेत्र में, किन एरिया में, किन सर्कल में किया गया। तो टैरिफ में इनका डिटेल होना भी ज़रूरी है। अभी हाल में ही जब मेरी CJRF इंडिपेंडेंट मेंबर से बात हो रही थी, तो ये बात सामने आई कि कुछ जगह जैसे झुंझुनू में 2021 में जब कंज्यूमर रिड्रेसल की गाइडलाइंस बनी, तब से लेके अब तक सिर्फ एक ही हियरिंग हुई है, जबकि रेगुलेशन ये कहता है कि क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे एक मीटिंग होनी चाहिए क्वार्टर में। तो ये सारी चीजें भी हैं, तो इनके लिए क्या किया जा सकता है, उसका काफी बार सुझाव भी दिया गया कि मे बी जो बिल है उनमें प्रिंट कराया जाए कि इस तरीके के फोरम्स अवेलेबल है। और AN जो कंप्लेंट को देखते हैं सर्कल लेवल पे, उनके पास भी नोटिस बोर्ड में हिंदी में ये सूचना लगाई जाए कि IGR सेल तो है ही, लेकिन CGRF फोरम भी है जहां कंज्यूमर अपनी ग्रीवियंसेस को रख सकते हैं। तो थोड़ा इन अवेयरनेस को इन फोरम्स की अवेयरनेस को लेके अब तक शायद कुछ चीजें हैं जो कि की नहीं जा रही हैं। हालांकि ये फोरम एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन एग्जिस्ट करते हुए भी इसका किस तरीके से उपयोग हो रहा है और इस्तेमाल हो रहा है, ये एक अहम सवाल है। धन्यवाद प्रियंका। जैसा कि हमने बात की कि CGRF और SOP के से संबंधित जो नियमन है, उनकी कार्यान्वयन, उनकी अनुपालना में निश्चय तौर पे डिस्कॉम्स द्वारा दोष और कमी रहती है। जैसा कि आपने बताया कि बिल्स के ऊपर या लोकल सब डिवीजन ऑफिस पे ये सब डिटेल्स का ओपनली डिस्प्ले होना नोटिस पे या बिल पे जरूरी है, ये रेगुलेशन में भी है। अनफॉर्चुनेटली ये अभी इसकी अनुपालना अभी हो नहीं पा रही है। इसके अलावा एक चीज जो आपने काफी अच्छी मतलब काफी इम्पोर्टेंट कही कि जो अभी के डिस्कॉम के जो हमारे अधिकारी हैं, उनको भी नए रेगुलेशंस के बारे में उतनी जानकारी नहीं है जितनी कि उनको होनी चाहिए। तो काफी बार वो जो पुरानी रेगुलेशंस होते हैं उन्हीं का हवाला देते हुए कंज्यूमर्स की ग्रीवेंसेस का रेजोल्यूशन कर रहे होते हैं, जिससे कि कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं, साथ में डिस्कॉम्स की भी एक नॉन कंप्लायंस का इशू खड़ा होता है। तो ये निश्चित तौर पे मेरे विचार में डिस्कॉम और की ओर से एक बड़ी कमी और बड़ा दोष है, जिसको कि सुधारने की जरूरत है। इसके लिए रेगुलेटर अपने स्तर पे कदम उठा सकता है। अगेन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो रहा है, बट मेरे विचार में सामूहिक रूप से ज्ञापन या कुछ कलेक्टिव एक्शन के थ्रू हम रेगुलेटर तक जा सकते हैं, जिनसे कि कुछ इन नियमों का अनुपालना हम सुनिश्चित कर सकते हैं। सिमरन, मनीदीप, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो। नहीं, धन्यवाद अंशुमन। आई थिंक हमने काफी समय ले लिया है लोगों का, और उन हमसे कुछ डिस्कशन करना चाहें तो हमारे नंबर और संपर्क की इंफॉर्मेशन है लोगों के पास। मैं बस यही इतना कहना चाहूँगा कि कुछ मुद्दे तो बहुत गहन भी हैं बट सिंपल भी हैं।
चाहे वो सेफ्टी के मुद्दे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी की, रिलायबिलिटी पे। पर ये केवल एक सीप जैसी संस्था नियामक आयोग को और डिस्कॉम्स के एमडी को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी को एडवाइस करती है। हम जो करते आते हैं, एप्लीकेशन देते आते हैं, उन पे मुद्दे उठाते रहते हैं। मेरे ख्याल से उससे मुद्दे हल नहीं होने वाले। ये मुद्दे हमें राजनीतिक मुद्दे बनाने पड़ेंगे, हर व्यक्ति को अपने स्तर पे उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अंत ये मुद्दे हमें, हमारे घर को, हमारे कार्य करने की क्षमता को, हमारे व्यवसाय को बहुत हर तरीके से इफेक्ट करते हैं। आज आज मेरे घर में बिजली नहीं है क्योंकि कल रात को एचटी केबल में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, और मेरे पिताजी बहुत बुजुर्ग हैं, तो उनको आज के दिन में टॉयलेट जाने में बहुत इशू हो रहा है, और डिस्कॉम ने एक लंबा बिल फाड़ दिया, ये बोल के कि आपको प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर से ठीक कराना पड़ेगा, और हम आपको इसका डिमांड नोटिस नहीं देंगे, डिमांड नोटिस लोगे तो एक डबल चार्ज पड़ेगा। तो कंज्यूमर को मुश्किल की स्थिति में जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और ये तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बिजली के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, हर तरह से समर्थ हूँ, फिर भी मैं इस इशू से डील नहीं कर पा रहा। तो एक आम कंज्यूमर की क्या स्थिति है, तो वो उसको सोच पाना भी मुश्किल है। इसके साथ धन्यवाद देना चाहूंगा ललित, आप अपना हाथ उठाया है, ग्रास रूट के इनिशिएटिव ललित ही देखते हैं हमारी संस्था से। तो ललित, आप अपने भी विचार साझा कीजिए। सभी का धन्यवाद। आप सभी लोगों ने काफ़ी अच्छे से अपने अपने मतलब वक्तव्य में बातें साझा करी टैरिफ पे। खासकर अश्विनी और प्रतीक, आपका बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े और आपने बहुत सारी डिटेल में पॉइंट्स बताए, अपने और लिमिट भी करा, बीच में एक व्यवधान भी आया। लेकिन अश्विनी, मैं आपसे बस एक चीज़ जानना चाह रहा था, अगर आप उसको थोड़ा सा बहुत ब्रीफली एक्सपेंड कर पाए कि आपने सेक्शन 59 2D को कोट करते हुए जनसुनवाई की बात करी एसओपी स्टेटस पे। क्या आप ये बता सकते हैं कि कहाँ पे इस तरीके का प्रयास हुआ है, या कहीं पे इस तरह के प्रयास की पहल या शुरुआत हुई है, जिसका उदाहरण देख के हम लोग समझ सकें? जी, महाराष्ट्र में इस तरीके का हमने ये किया था। उस समय मैं प्रयास संस्था से जुड़ी हुई थी, तो तो उसके लिए एक्चुअली 2-3 चीजें मैं रखना चाहूंगी। एक तो जैसे अभी सिमरन जी बोल रहे थे कि एक इक्का दुक्का संस्था का या ग्राहक प्रतिनिधि का ये काम नहीं होता। इन विषयों को अगर हम संगठित रूप से ले सके तो ज्यादा परिणाम कारक होते हैं। तो महाराष्ट्र में 2-3 बार ऐसे ग्राहक संगठना और इंडस्ट्री एसोसिएशंस ने भी मिलकर एक्चुअली इन विषयों पर कभी कभी काम किया है, तो उसका जो सक्सेस रहा था वो काफी अच्छा रहा था। एक बार उसी के फॉल आउट में मैंने जो पहले बात रखी थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सीजीआरएफ का कैसा कामकाज है, उसका एक पूरा तो क्या बोल सकते हैं आप उसे, एनालिसिस, पब्लिक एनालिसिस। क्योंकि कमीशन, आप सही बोल रहे हो सब लोग कि हम लोग कितनी भी बार ये बोले कमीशन इस पर विचार करे या ना करे, कुछ काम करेगी ये हम आश्वासन नहीं दे सकते, पर हम लोग अगर संगठित आके करते हैं तो फिर उसके बाद कमीशन ने महाराष्ट्र में किया था। तो पहली बार ये सब लोगों ने, ग्राहक प्रतिनिधियों ने और काफी सारी संगठनाओं ने मिलकर 2008 में हम उसको जॉइंट डिक्लेरेशन, मैं आपके साथ बाद में उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करती हूँ। तो 2 बार महाराष्ट्र में जॉइंट डिक्लेरेशंस और ऐसे कुछ कुछ प्रोसेसेस हुए जिनके फॉल आउट में ये डेटा कमीशन ने डिस्कॉम को डिस्क्लोज करने के लिए बोला। लेकिन इवन इन महाराष्ट्र कमीशन ने ऐसा एक सेपरेट प्रोसेस नहीं कंडक्ट किया जो एक्चुअली एक्ट उन पर लागू करता है, पर उन्होंने क्या किया, उसको टैरिफ प्रोसेस के साथ जोड़ दिया। और तब महाराष्ट्र में लोड शेडिंग को लेकर भी सेपरेट पब्लिक प्रोसेसेस चल रही थी, तो उनमें भी उन्होंने इसको जोड़ा। पर 2 बार ऐसी चीजों में इन बातों को लाया गया, लेकिन सिर्फ सप्लाई और सर्विस क्वालिटी को लेकर अंडर सेक्शन 59 जिस तरीके का प्रोसेस करना चाहिए वो जहां तक मुझे पता है शायद कोई भी स्टेट ने नहीं किया है, ये मेरी जानकारी है। अगर मुझे आप अनुमति दे तो मैं जिस 2 और छोटी चीजें रखना चाहूंगी। जी बिल्कुल अश्विनी, प्लीज।
हाँ, तो एक तो यहाँ पे प्रीपेड मीटर्स की बात चल रही थी, तो उसके बारे में मैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज बोलना चाहती हूँ कि उसपे एक बहुत बड़ा, खासकर बिजली कंपनियां प्रीपेड मीटर्स छोटे ग्राहकों को देती है जिनके पास पहले ही इनकम कम होता है। और अभी के स्थिति में जैसे कि हीट वेव्स है या फिर ऐसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, एंड उस समय पे अगर लोग अपना मीटर चार्ज ना कर पाए तो उसका बहुत ही हानिकारक परिणाम हो सकता है उन घरों पर। इस बात को हमें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और स्टेट हीट एक्शन प्लान्स में काफी बार इसके बारे में कोई तरतूद नहीं होती है कि घरों को, खासकर बस्तियों को, और जहाँ पे लोगों को ज्यादा परेशानी हो सकेगी उन लोगों को इन आपत्तियों में जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। So prepaid meters can make things very difficult for people in natural disaster, especially now this frequently occurring events like heat waves. तो ये राजस्थान जैसे राज्य ने बहुत ध्यान पूर्वक इसके बारे में सोचना चाहिए। और स्मार्ट मीटर्स पे प्रायोरिटाइजेशन बहुत जरूरी है। स्मार्ट मीटर्स, राजस्थान का टीओडी टैरिफ बहुत ही कम है। जो इंडस्ट्रियल और बड़े कंज्यूमर्स है उनको पहले तो पीक डिमांड के टाइम पे यूज करने से ज्यादा अपने को डिस्करेज करना चाहिए, और दैट शुड बी द प्रायोरिटी, नॉट द रेसिडेंशियल सेक्टर, एंड दैट इज समथिंग दैट इज मिसिंग इन राजस्थान टैरिफ डिजाइन। सो अभी पहले जो डिस्कशन हुआ उसको लेकर मुझे बस ये दो चीजें पॉइंट आउट करनी लगती थी। थैंक यू अश्विनी। मैं डेफिनेटली आपके साथ इस पे वापस जुड़ूंगा। एंड बिल्कुल थैंक्स। बिल्कुल, एनी टाइम, श्योर। धन्यवाद ललित, धन्यवाद अश्विनी। चूंकि हम तय समय सीमा से ऑलरेडी 10 मिनट आगे बढ़ चुके हैं, 10-15 मिनट, तो मैं इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्रतिभागियों का कि वो उपस्थित रहे और उन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। एक विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहूंगा अश्विनी चिटनिस जी का और प्रतीक अग्रवाल जी का। आपके कमेंट्स और सुझाव काफी वैल्यूएबल थे और हम आपसे जुड़े रहेंगे। किस तरीके से हम उन्हें उपयोग करके राजस्थान में और चीजें सुचारू बना सकते हैं। तो सभी का धन्यवाद। थैंक यू अंशुमन, थैंक यू सिमरन, थैंक यू सी, थैंक यू सो मच।